हेलो एवरीवन, वेलकम टू अपनी कक्षा। मैं हूं आपका युवराज भैया और आज इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एक नया चैप्टर जिसका नाम है आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म मतलब क्या होता है? आइसो का मतलब सेम, सेम होने वाली चीजें। मतलब क्या स्ट्रक्चर सेम है? क्या प्रॉपर्टी सेम है? क्या केमिकल प्रॉपर्टी सेम है? क्या फिजिकल प्रॉपर्टी सेम है? तो ये सारी चीजें अब हम लोग देखने वाले हैं कि कैसे किसी भी स्ट्रक्चर के अलग अलग आइसोमर्स पॉसिबल होते हैं, कैसे अलग अलग आइसोमर्स पॉसिबल होते हैं, कौन से टाइप के आइसोमर्स पॉसिबल होते हैं। तो ये सब जानने के पहले सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि भैया आइसोमेरिज्म मतलब होता क्या है। क्या आपने वो मूवी देखी है जुड़वा? है ना, जुड़वा मूवी। अच्छा, अगर आप अभी अभी के हो तो आपको मैं बता दूं, एक उसका रीमेक बना हुआ है जिसमें कि डेविड धवन ने बनाई है वो मूवी, और उनके जो लड़के हैं, है ना, आपको शायद पता होगा, जो स्टूडेंट ऑफ द ईयर में थे, वरुण धवन, है ना, ये दिख रहे हैं आपको। तो इनकी ये मूवी है। अब यहां पर लिखा हुआ है जुड़वा, मतलब इसकी जगह क्या आइसोमेरिज्म लिखते थे? नहीं, अच्छा नहीं लगता था ना, तो जुड़वा यहां पर लिखा हुआ है। क्यों लिखा है? इसका मतलब ही होता है आइसोमेरिज्म। अब आप देखेंगे कि भैया दोनों का नाक सेम है, दोनों की आंखें सेम है, दोनों का मुंह सेम है, यहां पर दोनों के 2 पैर है, 2 हाथ है, सब कुछ बाकी है ना, जो 2 होते हैं, एक होता है, जो भी है। अब अगर आप देखें यहां पर, तो ये बंदा जो है ये बेचारा सीधा साधा लग रहा है ना, चश्मा पहना हुआ है, बाल बढ़िया से इसने बनाए हुए हैं, बिल्कुल, है ना, जैसे मैं, तो वैसा ही ये सीधा सीधा लग रहा है। लेकिन यहां पर अगर देखें तो बढ़िया से इसके बाल बड़े हुए हैं, इसकी टी शर्ट खुली हुई है, बॉडी शॉडी दिख रही है, यहां पर बॉडी दिख रही है, और हाथ में देखो यहां पर बेसबॉल का यहां पर इसने स्टिक ले रखा है। क्या ये सीधा साधा लग रहा है? नहीं, मतलब इसकी प्रॉपर्टी अलग, इसकी प्रॉपर्टी अलग। क्या स्ट्रक्चर सेम है? जी हां, स्ट्रक्चर सेम है, दोनों ऐसे ही दिख रहे हैं। ये देखिए बदमाश, और ये देखिए अच्छा खासा आदमी, है ना, टी शर्ट पहना हुआ है, चश्मा वश्मा पहन रहा है, और ये देखिए स्लीवलेस, बटन खुले। अच्छा, बटन तो इसके भी खुले, अब थोड़ा सा संगत का असर तो ही क्या होगा। ठीक है, तो मैं बस आपको यह बताना चाहता हूं कि भैया जो आइसोमेरिज्म होता है इसका मतलब ही होता है कि जुड़वा, लेकिन प्रॉपर्टीज यहां पे अलग होती है। नो डाउट ये लोग देख एक जैसे रहे हैं, लेकिन इनकी प्रॉपर्टीज अलग है। एक बेचारा अच्छा है तो एक है यहां पर छटा हुआ बदमाश, एक मैं हूं तो एक हो आप। ठीक है, तो जुड़वा मतलब ही आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चर सेम होगा, और अगर केमिस्ट्री की बात करें तो यहां पर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला उनका सेम हो सकता है, स्ट्रक्चर सेम हो सकता है, लेकिन प्रॉपर्टीज अलग होगी। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा, स्ट्रक्चर अलग अलग होगा, प्रॉपर्टीज अलग अलग होगी। ठीक है, यही चीज को हम लोग इस पर्टिकुलर चैप्टर में डिटेल में पढ़ने वाले हैं, और वरुण धवन का साथ हम लोग अब यहां पर छोड़ देते हैं। थैंक यू भैया, आप जाइए अब यहां से, अब हमें थोड़ा सा पढ़ने दीजिए। तो आइसोमेरिज्म, ये बढ़िया बेहतरीन चैप्टर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। आइए देखते हैं क्या दिया गया है इस चैप्टर में। इंट्रोडक्शन सबसे पहले कर लेते हैं इस चैप्टर का। द मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स plays a very important role in the study of organic chemistry। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यदि आपको स्टडी करनी है तो यहां पर जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर होता है किसी भी पर्टिकुलर मॉलिक्यूल का, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि यही स्ट्रक्चर के अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स के कारण उसकी जो प्रॉपर्टीज होती है ये डिफर कर जाती है। ठीक है, अब देखो आगे। There are numerous examples where it is observed that the same molecular formula मतलब क्या होता है भाई? देखो, let's say for example मैं यहां पर लेता हूं C2H6। ये क्या है? ये इसका molecular formula है। ठीक है, can represent more than one compound having different properties। ये एक से ज्यादा अलग अलग कंपाउंड बता सकता है। अच्छा, ये यहां पर C2H6 की जगह मैं यहां पर लिख देता हूं C6H12O6। ये क्या है? ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है, ये इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, और यही मॉलिक्यूलर फॉर्मूले के यूज करके अलग अलग स्ट्रक्चर भी बन जाते हैं, और उनके जो प्रॉपर्टीज है ये अलग अलग है। यही चीज ये लोग समझा रहे हैं कि देयर आर न्यूमरस एग्जांपल्स वेयर इट इज ऑब्जर्व्ड दैट same molecular formula can represent more than one compound having different properties। यही सेम कंपाउंड, यही सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, लेकिन स्ट्रक्चर अलग, प्रॉपर्टीज अलग। क्या ऐसा हो सकता है? जी हां, ऐसा हो सकता है, और इसी चैप्टर में हम लोग इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल, इथाइल अल्कोहल एंड डाइमिथाइल ईथर। इथाइल अल्कोहल कैसा दिखता है? देखो भाई, यहां पर अगर फॉर्मूला की बात करें तो यहां C6H6 होता है,
मतलब अगर मैं इथाइल अल्कोहल को लिख दूं तो कुछ इस तरीके से होता है भाई, CH3 CH2 एंड OH। अगर आप काउंट करेंगे तो यहां पे 2 कार्बन है, यहां पर C2 आना चाहिए, ठीक है। 2 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 हाइड्रोजन है और केवल 1 ऑक्सीजन है, तो C2H6O ये फॉर्मूला इथाइल अल्कोहल का है। अब बात करते हैं डाइमिथाइल ईथर की। डाइमिथाइल ईथर कैसा होता है? CH3 बॉन्ड O बॉन्ड CH3, तो यहां पर 2 मिथाइल ग्रुप यहां पर प्रेजेंट है, आप देख सकते हैं, ठीक है। बीच में एक ऑक्सीजन है, 2 कार्बन 6 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन। क्या ये भी इसी फॉर्मूले को सेटिस्फाई कर रहा है? जी हां। क्या ये भी इसी फॉर्मूले को सेटिस्फाई कर रहा है? जी हां। मतलब दोनों के दोनों स्ट्रक्चर्स मात्र एक फॉर्मूले को सेटिस्फाई कर रहे हैं, मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज द सेम बट स्ट्रक्चर्स आर डिफरेंट। अब बात करेंगे अगर प्रॉपर्टीज की, तो वो भी डिफरेंट होगी, नो डाउट। एक है अल्कोहल, दूसरा है ईथर, नो डाउट यहां पर इनकी प्रॉपर्टीज भी अलग होगी एकदम बढ़िया से। अगर आपके खोपड़िया में ये चीज घुस चुकी है तो आइए एक बार फटाफट इसे देख लीजिए, उसके बाद बढ़ते हैं आगे। अब क्योंकि हमने यहां पर देख लिया कि भैया मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है, लेकिन यहां पर दोनों के दोनों मॉलिक्यूल्स अलग है। तो अलग हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज अलग है। कैसे? आइए देखें। इथाइल अल्कोहल, वहां पर है डाइमिथाइल ईथर। अब देखिए इथाइल अल्कोहल क्या है? ये एक लिक्विड है, और यहीं पर अगर हम देखें डाइमिथाइल ईथर, ये क्या है? एक गैस है। क्या बात समझ में आ रही है आपको? बोलो भाई, क्या बात समझ में आ रही है? ये क्या है? एक गैस है। इसके बाद इथाइल अल्कोहल की बात करें तो इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज लगभग 78 डिग्री सेल्सियस, और अगर इसकी बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो -24 डिग्री सेल्सियस पे यहां पर ये बॉयल हो रहा है, ठीक है। -24 पे बॉयल हो रहा है। अब यहां पर देखें तो इट रिएक्ट्स, मतलब कि इथाइल अल्कोहल रिएक्ट्स विगरसली विद सोडियम एंड इवॉल्व्स हाइड्रोजन। इथाइल अल्कोहल सोडियम के साथ बहुत ही ज्यादा खतरनाक तरीके से रिएक्ट करता है और यहां पर हाइड्रोजन इवॉल्व करता है। लेकिन डाइमिथाइल ईथर जो है इट डज नॉट रिएक्ट विद सोडियम, ये सोडियम के साथ रिएक्ट नहीं करता। नेक्स्ट है इथाइल अल्कोहल रिएक्ट्स विद HI एंड फॉर्म्स इथाइल आयोडाइड। इट रिएक्ट्स विद HI एंड फॉर्म्स मिथाइल आयोडाइड। आप देखिए रिएक्ट करके क्या बना रहा है? इथाइल आयोडाइड बना रहा है, लेकिन ये भी HI के साथ सिमिलर तरीके से रिएक्ट करके मिथाइल आयोडाइड के फॉर्मेशन की पूरी संभावना दिखा रहा है, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स है इनके बीच में डिफरेंस बिटवीन, मैं आपको बताना चाहता था कि भले ही उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, लेकिन इनकी जितनी भी कैरेक्टरिस्टिक्स आप देखेंगे ज्यादातर वो सारी की सारी अलग है, ठीक है। मॉलिक्यूल्स क्योंकि अलग है, राइट। तो एक बार फटाफट इसे देख लो, उसके बाद बढ़ते हैं आगे। अब ऐसे जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूलाज होते हैं उनके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन है। सच ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरिंग फ्रॉम ईच अदर at least in some physical properties or chemical properties or both are known as isomers। इन्हें हम कहते हैं आइसोमर्स। अब भैया उस फोटो में दोनों जगह आपको वरुण धवन दिख रहा था, बोलो, है ना, लेकिन उनकी प्रॉपर्टीज अलग थी, चाहे वो फिजिकल हो या फिर केमिकल हो, प्रॉपर्टीज अलग थी। एक अच्छा था, एक बदमाश था। अब इसी चीज को हम लोग क्या कहते हैं? आइसोमर्स कहते हैं, और इसी पर्टिकुलर फिनोमेनन को हम लोग कहते हैं आइसोमेरिज्म, और यही है हमारा चैप्टर जो कि हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो आइसोमेरिज्म के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। अब बेसिकली ये जो आइसोमेरिज्म है ये 2 टाइप्स का होता है। ये 2 टाइप्स काफी ब्रीफली आगे डिवाइडेड है, वो भी हम लोग देखेंगे। कौन से 2 टाइप है? सबसे पहला है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, इसे हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म भी कह सकते हैं। कई बार आपको कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म के फॉर्म में यह दिखेगा, लेकिन यही स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है, ठीक है। नेक्स्ट है स्पेस या फिर स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्पेस मतलब वो स्पेस नहीं, ठीक है, नासा वाला, इसरो वाला वो स्पेस नहीं। ये स्पेस मतलब एनवायरनमेंट में 3D में किस तरीके से वो होगा, उसकी क्या ओरिएंटेशंस होंगी, वो ये कह रहे हैं। तो स्पेस या फिर जिसे आप स्टीरियो आइसोमेरिज्म कहेंगे, ये 2 एग्जांपल है हमारे आइसोमेरिज्म के। और इसके बाद अब हम देखते हैं आगे, इन दोनों के बारे में काफी डिटेल में हम लोग पढ़ने वाले हैं। आपको साथ ही साथ नोट्स बनाने हैं और साथ ही साथ प्रैक्टिस भी करते रहनी है, ठीक है। तो आइए एक बार फटाफट इसे देख लीजिए, उसके बाद बढ़ते हैं आगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि भैया स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म मतलब क्या होता है और ये कौन से विभिन्न प्रकार के टाइप्स में डिवाइडेड है।
तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म कैसे होता है? इट इज ड्यू टू द डिफरेंस इन द मैनर इन विच द कंस्टिट्यूएंट एटम्स या फिर ग्रुप्स आर लिंक्ड टू वन अनदर विद इन द मॉलिक्यूल। किसी एक मॉलिक्यूल के अंदर एटम्स या फिर ग्रुप्स किस कदर जुड़े हुए हैं, किस तरीके से जुड़े हुए हैं, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म कौन सी प्रकार का होगा, विदाउट एनी रेफरेंस टू स्पेस। स्पेस का यहां पर कोई लेना देना नहीं, लेना देना जब होगा तब हम पढ़ेंगे उसे स्टीरियो आइसोमेरिज्म में। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स आर कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एकदम सेम होता है बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। सीधी सी बात है, एकदम कॉमन सेंस है। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म मतलब क्या? स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म मतलब कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, दैट्स इट। ठीक है। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म इज फर्दर क्लासिफाइड इनटू 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 आइसोमेरिज्म्स। तो ये 6 के 6 आइसोमेरिज्म अलग अलग हम लोग पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला है चेन आइसोमर्स। इसमें ऐसा नहीं है कि भैया वो चेन अलग अलग होगी, मतलब वो चेन की नहीं, कार्बन कार्बन के चेन की बात कर रहा हूं। तो अलग अलग यहां पर चेन के स्ट्रक्चर्स होते हैं, उसके कारण हम इसे चेन आइसोमेरिज्म में कंसीडर करते हैं। इसके बाद आता है पोजीशन आइसोमर। इसमें हम लोग देखते हैं कि भैया पोजीशन कहां पर है ना, किसी भी पर्टिकुलर कंपाउंड में किसी भी पर्टिकुलर फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन अगर चेंज हो जाता है तो वो दोनों आपस में पोजीशन आइसोमर कहलाते हैं। ये हम पढ़ेंगे आगे। इसके बाद है रिंग चेन आइसोमेरिज्म। उसके बाद आता है फंक्शनल आइसोमेरिज्म, फंक्शनल ग्रुप अलग अलग हो जाते हैं तब। उसके बाद आता है मेटामेरिज्म, ठीक है, ये भी हम लोग पढ़ेंगे। और उसके बाद फाइनली सबसे प्यारा सबसे निराला टॉटोमेरिज्म, ये भी हम लोग देखने वाले हैं इस वक्त। ठीक है। तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म जो है यहां पर अलग अलग प्रकार के आइसोमेरिज्म शो करता है, मतलब अलग अलग क्लासिफाई किया जाता है। सबसे पहला हमने देखा चेन, उसके बाद पोजीशन आइसोमर, रिंग चेन आइसोमर, फंक्शनल आइसोमर्स, उसके बाद मेटामेरिज्म एंड टॉटोमेरिज्म। ये सारी चीजें हम लोग स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के अंडर पढ़ने वाले हैं। ठीक है। तो एक बार फटाफट इसे एब्जॉर्ब कर लीजिए कि क्या होता है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, क्या अलग अलग टाइप्स होते हैं इनमें। उसके बाद हम बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट आता है यहां पर स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के बाद स्पेस आइसोमेरिज्म या फिर स्टीरियो आइसोमेरिज्म। इट इज ड्यू टू द डिफरेंस इन रिलेटिव अरेंजमेंट ऑफ द एटम्स और ग्रुप इन द स्पेस। मतलब यही एटम या फिर ग्रुप, इनकी जो अरेंजमेंट होती है ये डिफर कर जाती है और वही यहां पर बताता है कि भैया स्टीरियो आइसोमेरिज्म किस तरीके का है। ठीक है। स्टीरियो आइसोमेरिज्म आर कंपाउंड्स हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर एंड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। ध्यान देना है, सेम मॉलिक्यूलर, यहां पर मॉलिक्यूलर तो सेम है ही, साथ में यहां पर स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी क्या है, सेम है। ध्यान रखना है इस चीज का। बट डिफरेंट, डिफरेंट क्या है, स्पेशल अरेंजमेंट। क्या डिफरेंट है भाई, स्पेशल अरेंजमेंट यहां पर अलग है। ठीक है, याद रखना इन चीजों को। स्पेशल अरेंजमेंट यहां पे अलग है और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ये दोनों के दोनों क्या है, यहां पर सेम है। इसके पहले जो हम पढ़ रहे थे वहां पर क्या था, यहां पर स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला था ये सेम था, लेकिन जो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला था ये डिफरेंट था। लेकिन अब जो स्टीरियो आइसोमेरिज्म होते हैं इसमें मॉलिक्यूलर और स्ट्रक्चरल दोनों फॉर्मूला जो होते हैं ये सेम होते हैं, लेकिन जो स्पेशल अरेंजमेंट होती है एटम्स और ग्रुप्स की स्पेस में, ठीक है, वो अलग होती है। आपको यदि नहीं समझ में आ रहा है तो टेंशन नहीं लेना है, धीरे धीरे करके सारी चीजें आपको समझ में आएगी जब हम इसे डिटेल में धीरे धीरे आगे पढ़ेंगे। ठीक है। अभी मैं बस आपको इंट्रोड्यूस करा रहा हूं इस चैप्टर से, क्या क्या होने वाला है, क्या क्या हो सकता है। ठीक है। तो डरना नहीं है, ऐसा नहीं सोचना है कि यहां पे ये सब क्या हो रहा है, क्या है स्पेशल अरेंजमेंट, क्या है स्टीरियो आइसोमेरिज्म, क्या है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। एकदम टेंशन नहीं लेना है, धीरे धीरे सारी चीजें आपको अपने आप समझ में आने लगेगी जब हम इस चैप्टर में एडवांस करेंगे तब। ठीक है। अब नेक्स्ट, द स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ द एटम्स या फिर ग्रुप्स इज ऑल्सो रेफर्ड टू एज कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द मॉलिक्यूल। इसे हम लोग कॉन्फ़िगरेशन भी कहते हैं। किसी भी गिवन पर्टिकुलर मॉलिक्यूल का कोई कॉन्फ़िगरेशन होता है, ये कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, आर और एस कॉन्फ़िगरेशन होता है, या फिर उसकी स्पेशल अरेंजमेंट एक पर्टिकुलर टाइप में होती है, या है वो क्लॉकवाइज हो चाहे वो एंटी क्लॉकवाइज हो। ये सारी चीजें हम लोग आगे देखेंगे, कुछ भी ऐसा नहीं होगा जो मैं आपको नहीं बताने वाला हूं।
तो डोंट वरी, बी कंसिस्टेंट। इट इज फर्दर क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स। अब जो स्टीरियो आइसोमेरिज्म्स होते हैं, ये स्टीरियो आइसोमेरिज्म 3 अलग अलग टाइप में डिवाइडेड होते हैं। कौन से 3 अलग अलग टाइप में डिवाइडेड होते हैं? सबसे पहला है कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म, ठीक है। तो कॉन्फिगरेशन आइसोमेरिज्म एंड कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म, ये बेसिक इसके टाइप होंगे। सबसे पहला कॉन्फिगरेशन, दूसरा है कन्फर्मेशन, ठीक है। और जो कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म होते हैं, यहां पे ए नहीं लिखा है इन्होंने, ठीक है। कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म होते हैं, ये डिवाइडेड होते हैं इनटू ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म एंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ये दोनों इसके टाइप होते हैं, ठीक है। तो सारे के सारे टाइप्स हम लोग पढ़ने वाले हैं, चाहे वो कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म का हो, चाहे वो कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म का हो, चाहे वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म हो, या फिर वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हो। काफी बड़े बड़े शब्द है, काफी कठिन कठिन शब्द आपको यहां पर नजर आ रहे होंगे, लेकिन जब हम इन्हें पढ़ने की कोशिश करेंगे तो आप जानेंगे कि ये एकदम सरल और आसान है, ठीक है। तो एक बार फटाफट जान लीजिए क्या क्या हमने अभी तक देखा है, क्या क्या स्टीरियो आइसोमेरिज्म के अंदर होता है, क्या क्या सेम होता है, क्या क्या डिफरेंट होता है, क्या इनके टाइप्स है, और उसके बाद फिर बढ़ते हैं आगे। तो सबसे पहला आइसोमेरिज्म हमारे पास जो है वो है चेन या फिर न्यूक्लियर आइसोमेरिज्म, जिसे हम कहते हैं। सिंपल है, एकदम सरल है। आइए स्टार्ट करते हैं, बाद में एग्जांपल देखते हैं, समझते हैं क्या है ये। दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म इज ड्यू टू द डिफरेंस इन द अरेंजमेंट ऑफ कार्बन एटम्स। ये क्या कह रहे हैं? ये आइसोमेरिज्म आपको देखने के लिए कब मिलता है? जब आपको डिफरेंस दिखेगा, किसमें? अरेंजमेंट ऑफ कार्बन एटम्स में। कार्बन एटम्स के अरेंजमेंट में आपको कुछ चेंज नजर आएगा, तब आपको समझ में आएगा कि भैया ये चेन आइसोमेरिज्म हो सकता है। Constituting the chain, that is straight or branch chain of carbon atoms. It is also known as nuclear या फिर skeletal isomerism. न्यूक्लियर या फिर स्केलेटल। अच्छा, स्केलेटल क्यों कह रहे हैं? इनका स्केलेटन चेंज हो गया। लेट्स से फॉर एग्जांपल, अगर एक चेन है वो ऐसी है, नेक्स्ट मैंने क्या कर दिया, उसी के कंस्टिट्यूएंट से बनाया हुआ मैंने एक हिस्सा यहां से तोड़ दिया, इस पर्टिकुलर चीज को, और यहां लगा दिया, राइट। अब कार्बन उतने ही है, हाइड्रोजन उतने ही है, लेकिन स्ट्रक्चर अलग है, स्केलेटन अलग है, तो इसीलिए स्केलेटन आइसोमर्स भी कहा जाता है। आइए एग्जांपल देखते हैं। लेट्स से फॉर एग्जांपल मेरे पास एक मॉलिक्यूल है CH3, CH2, CH2 एंड CH3, कुछ इस तरीके से। क्या इसे मैं ऐसे लिख सकता हूं, CH3? अच्छा, ये जो है इसका फॉर्मूला क्या आ रहा है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, कार्बन 1 2 3 4 4 C4। हाइड्रोजन देखते हैं, 3 और 2 5, 3 और 2 5, 5 और 5 10, तो हाइड्रोजन हो गए 10, ठीक है। अब CH3 यहां पर होगा CH, यहां पर CH3 और यहां पे CH3। काउंट करो भाई, कार्बन 1 2 3 4, कार्बन कितने आ रहे हैं? कार्बन इसके भी 4 आ रहे हैं। हाइड्रोजन देखते हैं, 3 और 3 6, 6 और 3 9, 9 और 1 10, तो 10 बहाने ले गए क्या दिल? नहीं। C4 एस्टेन है, ये भी C4 एस्टेन है। क्या इसका स्ट्रक्चर आपको सेम दिख रहा है? नहीं, ये तो एक स्ट्रेट लाइन में नजर आ रहा है। मतलब ये क्या है? ये है एक N ब्यूटेन। ये क्या है? N ब्यूटेन है। लेकिन अगर हम देखें दूसरा वाला, तो यहां पर ये क्या है? आइसोब्यूटेन। क्या है ये? ये है आइसोब्यूटेन। क्या ये सेम है? नहीं, बिल्कुल नहीं। N ब्यूटेन अलग, आइसोब्यूटेन अलग। क्या बात समझ में आ रही है? आप देख सकते हैं कि चेन का डिफरेंस है। अच्छा, और एग्जांपल लेते हैं भाई, चीजें साफ होने लगेगी। देखो, CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH3, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है, एक लाइन में है, तो ये फॉर्मूला इसका होगा C4H। गिनते हैं कितने? 3 और 2 5, 3 और 2 5, 10 प्लस 2 12, तो C4H12, ठीक है। अब ये देखिए, CH3 बॉन्ड CH बॉन्ड CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH3, 1 2 3 4 5। अच्छा, यहां पे C4 नहीं है, यहां पे C5 है, करेक्ट कर लेना है। और यहां पे भी कार्बन कितने आ रहे हैं? C5 आ रहे हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है, C5 आ रहे हैं। लेकिन हाइड्रोजन कितने आ रहे हैं? हाइड्रोजन भी सेम आ रहे हैं, H12 आएंगे, काउंट कर लो, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। लेकिन ये क्या है? ये तो N पेंटेन है। ये क्या है? ये है N पेंटेन।
और ये क्या है भाई, बोलो, ये है आइसोपेंटेन। दोनों में फर्क है कि नहीं है? बिल्कुल फर्क है। सिमिलरली एक और एग्जांपल देखते हैं, CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, एक ये कंपाउंड है। दूसरा कंपाउंड यहां पर है CH3 बॉन्ड CH यहां पर नहीं आएगा, डबल बॉन्ड CH2 क्यों नहीं आएगा, यहां पर लगा रहा हूं मैं CH3। कार्बन्स काउंट करो, 1 2 3 4, 1 2 3 4, हाइड्रोजन्स 3 4 5 6 7 8, 3 4 5 6 7 8, कार्बन सेम, हाइड्रोजन सेम, मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम। क्या स्ट्रक्चरल फॉर्मूला आपको सेम नजर आ रहा है? नहीं, इसीलिए तो इसे हम स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में कंसीडर करते हैं और स्पेसिफिकली चेन आइसोमर कहते हैं, ठीक है। तो ये भी आपस में एक दूसरे के क्या है, चेन आइसोमर्स हैं, ठीक है। ये दोनों भी आपस में एक दूसरे के क्या है, चेन आइसोमर्स हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं चेन आइसोमर्स। तो आई होप कुछ हद तक आपको चेन आइसोमर्स क्या होता है ये समझ में अब तक आ चुका होगा। एक बार फटाफट इसे देख लो, उसके बाद बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट आता है पोजीशन आइसोमर्स। अब पोजीशन आइसोमर्स मतलब क्या है भैया? यहां पे पोजीशन चेंज होगी। किसकी पोजीशन चेंज होगी? फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन चेंज होगी। और क्या चेंज होगा? मैं कह रहा हूं और कुछ भी चेंज नहीं होगा। देखो, इट इज ड्यू टू द डिफरेंस इन द पोजीशंस ऑक्यूपाइड बाय द पर्टिकुलर एटम और ग्रुप या फिर सब्स्टिट्यूएंट्स इन द सेम कार्बन चेन और ड्यू टू द डिफरेंट पोजीशंस ऑफ डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड्स इन द अल्कीन्स एंड अल्काइंस। लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, यहां पर है CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड OH। नेक्स्ट, अब इसी का आइसोमर कौन होगा? CH3 बॉन्ड CH बॉन्ड CH3, और यहां पे यदि मैं OH लगा दूं, ये दोनों आपस में एक दूसरे के पोजीशन आइसोमर्स हैं। अब देखिए एक और एग्जांपल, CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं यहां पर इसका आइसोमर बनाना चाहूं तो CH3 बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH3, कुछ इस तरीके से। तो ये इस पर्टिकुलर कंपाउंड का पोजीशन आइसोमर है, क्योंकि यहां पे पोजीशन आप देखें अगर तो 1 और 2 नंबर के कार्बन के बीच आ रही है। अगर हम इसको डब्बा बनाकर दिखाएं तो ये देखिए कुछ इस तरीके से होगा। ये देखिए यहां पर है और यहां पर कहां है? यहां है। सिमिलरली इधर OH कहां है? पहले कार्बन पे है और यहां पर कहां है? दूसरे कार्बन पे है। तो आप देख सकते हैं पोजीशन चेंज हो रही है, किसकी? फंक्शनल ग्रुप की या फिर कार्बन की, और इसे हम लोग कहते हैं पोजीशन आइसोमेरिज्म। ये दोनों आपस में क्या है? ये दोनों आपस में एक दूसरे के क्या है? पोजीशन आइसोमर्स हैं। पोजीशन आइसोमर्स हैं, ठीक है। तो एक बार फटाफट पोजीशन आइसोमर्स क्या होते हैं ये रिकॉल कर लो, एग्जांपल्स देख लो, नोट कर लो, उसके बाद बढ़ते हैं हम आगे। इसी पोजीशन आइसोमर के कुछ और एग्जांपल्स भी हम लोग देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले यहां पर मैं निकालता हूं एक बेंजीन रिंग। इस बेंजीन रिंग को यहां पर लगा है OH और यहां पर लगा है OH। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं सिमिलर तरीके से एक और बेंजीन रिंग यहां पर होगी और जिसमें OH लगा होगा यहां और एक और OH लगा होगा यहां। दोनों के दोनों एक दूसरे के क्या है? PS है। क्या है? पोजीशन आइसोमर। पोजीशन आइसोमर है, ठीक है। सिमिलरली अगर यहां पे OH की जगह CH3 रहा तो भी ऐसा हो सकता है। इजी एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूं ताकि आप बेसिक जो चीज है यहां पर वो समझ जाए, और बाद में जब हम बढ़िया तरीके से सॉल्व करेंगे इन क्वेश्चंस में तो वहां पर आप उन्हें अप्लाई कर पाए। यहां पर CH3 है तो मैं यहां पर लिख देता हूं, ये इसका क्या हो गया? पोजीशन आइसोमर हो गया। ये भी क्या है? पोजीशन आइसोमर है। तो दोनों एग्जांपल हमने देख लिए हैं।
और इसके पहले भी जो चीज थी वो बढ़िया तरीके से हमने पढ़ ली है, एक बार फटाफट देखो, फिर उसके बाद बढ़ते हैं हम लोग रिंग चेन आइसोमर की तरफ। नेक्स्ट है रिंग चेन आइसोमेरिज्म। दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म इज ड्यू टू डिफरेंट मोड्स ऑफ लिंकिंग ऑफ कार्बन एटम्स। अलग अलग मोड्स होते हैं कार्बन एटम्स के बीच में जो लिंक होती है उसका। द आइसोमर्स पोजेसेस ईदर ओपन चेन और क्लोज चेन। एग्जाम्पल जैसे ही मैं आपको दूंगा आपको शायद वो समझ में आने लगेगा बेहतरीन तरीके से। तो आइए देखिए, CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड यहां पर CH3, ठीक है, इस तरीके से। क्या मैं इसे रिंग फॉर्म में बना सकता हूं? देखिए कुछ इस तरीके से होगा, यहां पर एक हाइड्रोजन, यहां पे दूसरा, यहां पे एक, यहां पे एक, यहां पे एक, यहां पे एक। क्या ये दोनों आइसोमर्स हैं? क्या ये रिंग चेन आइसोमेरिज्म है? तो मैं आपको बता दूं, आप एकदम गलत है। ये रिंग चेन आइसोमेरिज्म नहीं है। कैसे? कार्बन 3, हाइड्रोजन 6। यहां पर देखिए 1 2 3 कार्बन, ओके, हाइड्रोजन 6 7 8, बात है गलत। अब देखिए यहां पर CH3 बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, ये हो गया हमारा। अब इसका जो आइसोमर होगा वो होगा यहां पर CH2, ठीक है, यहां पे CH2, यहां पे CH2 और यहां पे भी H2। यहां पर देख सकते हैं 6 हाइड्रोजन है, 3 कार्बन है। यहां पर 1 2 3 कितने कार्बन है? 1 2 3, 3 कार्बन है। और यहां पर आप देख सकते हैं हाइड्रोजन 3 4 5 6। तो यहां पर हो गया इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, C3H6। सिमिलरली यहां पर एक और हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं, CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। क्लियर है? इसका आइसोमर क्या बनेगा? इसका आइसोमर बनेगा यहां पर इस तरीके से, कार्बन कार्बन CH2 यहां पर, CH2 यहां पर, इधर यहां पे कार्बन CH2, यहां पे कार्बन CH2। क्लियर है? 1 2 3 4, 1 2 3 4, हाइड्रोजन 3 और 2 5 6 7 8, 4 2 8। ठीक है? क्या इसका एक और आइसोमर बन सकता है? जी हां, ये देखो, CH3 यहां पर लगाएंगे कार्बन, यहां पे लगाएंगे कार्बन, यहां पे लगाएंगे एक और कार्बन और दे देंगे इसको हाइड्रोजन, इसको 2 हाइड्रोजन और इसके 2 हाइड्रोजन, जितने होने चाहिए। तो कार्बन कितने हैं? 1 2 3 4, हाइड्रोजन कितने? 3 4 5 6 7 8। तो 8 हाइड्रोजन है, 4 कार्बन है। बात एकदम साफ है, ये तीनों के तीनों आपस में क्या है? आइसोमर है। कार्बन कितने हैं? 4, हाइड्रोजन कितने थे? 8। तो ये आपस में आइसोमर्स हैं, ये भी आपस में आइसोमर है। और इस पर्टिकुलर आइसोमेरिज्म को हम क्या कहते हैं? इस पर्टिकुलर आइसोमेरिज्म को हम लोग चेन आइसोमेरिज्म कहते हैं। क्या बात समझ में आ रही है? ठीक है, अगर एकदम बढ़िया से आपके खोपड़िया में चीज घुस चुकी है तो एक बार फटाफट इसे देख लो, उसके बाद बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट आता है फंक्शनल आइसोमर। फंक्शनल आइसोमर नाम से ही समझ में आ रहा है कि यहां पर शायद कुछ फंक्शनल ग्रुप का खेला होगा। तो क्या खेल है यहां पर? देखिए, फंक्शनल आइसोमर्स, फंक्शनल आइसोमेरिज्म क्या कहता है? ये कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स in their molecules show functional isomerism and are called as functional isomers. ठीक है? As the functional group determines largely the properties of the compound, such isomers differ in their physical and chemical properties. कैसे? देखो, एग्जाम्पल लेते हैं भैया। सबसे पहले हम लोग अल्कोहल्स एंड ईथर्स का, ठीक है? इसमें लगभग इनका जनरल फॉर्मूला एकदम सेम हो जाता है। देखिए, लेट्स से फॉर एग्जांपल हम लोग यहां पर लेते हैं CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड अच्छा चलो OH। ये क्या है? अल्कोहल है। अब इसका ही आइसोमर होगा एक ईथर, जो कि होगा कुछ इस तरीके से OCH3। आप कार्बन काउंट कीजिए, हाइड्रोजन काउंट कीजिए और साथ ही में ऑक्सीजन भी काउंट करेंगे तो सारा का सारा एकदम सेम नजर आएगा। यही एग्जांपल हमने लिया था स्टार्टिंग में आइसोमेरिज्म बताने के लिए, राइट? नेक्स्ट एग्जांपल एक और ले लेते हैं, CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड OH। क्लियर है? 3 कार्बन हैं, एक OH है। अब देखिए यहां पर C2H5 और यहां पर ऑक्सीजन, यहां पे CH3। कार्बन कितने हैं? 3 कार्बन है, 3 कार्बन है, जी हां। हाइड्रोजन 5 6 7 8, ओके। 3 4 5 6 7 8, ओके। ऑक्सीजन 1
यहां पर एक बात खत्म। दोनों के दोनों क्या है? ये दोनों के दोनों फंक्शनल आइसोमर हैं, फंक्शनल आइसोमर्स। ठीक है, अगर आप कंपेयर करेंगे इनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को तो आइए लिख देते हैं भाई यहां पर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला किसका क्या है। देखिए यहां पर क्या है, सी कार्बन कितने हैं, C2H6O, यही इसका फॉर्मूला है। ठीक है, डालिए 2, यहां पर 2 × 2 4 + 2 6, H कितने आ गए 6 और एक ऑक्सीजन, करेक्ट है। ओके, सिमिलरली यहां पर 3 कार्बन है C3, हाइड्रोजन कितने थे 3 4 5 6 7 8 हाइड्रोजन है H8 एंड O। ठीक है, N की जगह 3 डालिए, 2 × 3 6 + 2 8, H8 एंड एक ऑक्सीजन, H8 एंड एक ऑक्सीजन। तो यहां पर जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है दोनों का एकदम बराबर है, सेम है, लेकिन ये है अल्कोहल, ये है ईथर, ये है अल्कोहल, ये है ईथर, ये है फंक्शनल आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। आई होप आपको ये समझ में आ चुका होगा। इसके बाद हम लोग एक और एग्जाम्पल देखते हैं, लेकिन उसके पहले फटाफट ये नोट करिए। नेक्स्ट है अल्डिहाइड्स, कीटोन्स, अनसैचुरेटेड अल्कोहल्स हो, ईथर्स हो, अदर साइक्लिक कंपाउंड्स हो, ये भी यहां पर एग्जांपल में एक ही एग्जांपल लेंगे। आइए देखें, यहां पर है C3H6O। देखिए ध्यान से, सबसे पहले यहां पर मैं स्ट्रक्चर बना रहा हूं इसका CH3 बॉन्ड CH2 और यहां पे होगा C डबल बॉन्ड O एंड H। 1 2 3 कार्बन है, 5 और 6 हाइड्रोजन है, एक ऑक्सीजन है, बिल्कुल करेक्ट, ये हो गया। नेक्स्ट स्ट्रक्चर इसका किस तरीके से होगा, देखो CH2 बॉन्ड, यहां पर है CH बॉन्ड, यहां पर है CH3 और इधर है लगा हुआ ऑक्सीजन। हाइड्रोजन 2 3 4 5 6, ठीक है, कार्बन 3 ऑक्सीजन 1। ये क्या है, ये है इपॉक्साइड, इपॉक्साइड। अगर आपको नहीं पता ये क्या है तो अभी के लिए आप इतना ध्यान रखें कि इसे हम कहते हैं इपॉक्साइड, इपॉक्सी ग्रुप है। ठीक है, इसे सही से लिख देते हैं, ऑक्सीजन यहां पे होता है। नेक्स्ट क्या और भी कुछ इसका बन सकता है? जी हां, इसका एसीटोन बन सकता है। ये देखिए CH3 बॉन्ड C डबल बॉन्ड O और यहां पर CH3। क्या इसके अलावा और कुछ पॉसिबल है? जी हां, बिल्कुल पॉसिबल है। क्या पॉसिबल है? देखो भाई, CH2 डबल बॉन्ड CH बॉन्ड, यहां पर लगा देते हैं CH2 एंड OH। 1 2 3 कार्बन है, 2 3 4 5 6 हाइड्रोजन है, एक ऑक्सीजन है। तो यहां पर हमने टोटल 4 अलग अलग कंपाउंड्स बना दिए हैं एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूलर फॉर्मूले से। तो आप देख सकते हैं यहां पर हमने क्या क्या बनाया। देखो, ये अल्डिहाइड है, ये कीटोन है, अनसैचुरेटेड अल्कोहल बनाया, उसके बाद में हमने ईथर भी यहां पर बना दिया, जिसे हम लोग साइक्लिक कंपाउंड, एक है ना, साइक्लिक कंपाउंड के तौर पे कह सकते हैं। यहां पे आप साइकिल देख सकते हैं। ठीक है, तो हमने इतने सारे कंपाउंड्स बना दिए केवल एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से, और ये और कुछ नहीं, एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर्स हैं। देखिए, अल्डिहाइड, इपॉक्साइड, कीटोन और यहां पे अनसैचुरेटेड अल्कोहल। ठीक है, तो एक बार फटाफट इसे नोट करिए, उसके बाद एक और एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट है एसिड्स, ईस्टर्स एंड यहां पर है हाइड्रोक्सी कार्बन कंपाउंड्स। तो आइए ये भी कर लेते हैं। देखिए, CH3 बॉन्ड, यहां पर है C डबल बॉन्ड O और यहां पे है OH। ये क्या है? यह है एसिटिक एसिड। अब देखिए यहां पर H बॉन्ड C डबल बॉन्ड O और यहां पे है OCH3। ये क्या है? ये है फॉर्माइल मिथानोएट ईस्टर है। ठीक है, इसके बाद में यहां पर ये क्या है? एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड। ठीक है, अब एक और एग्जांपल लेते हैं भाई। ये देखो, CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, यहां पे OH। ये क्या है? ये है प्रोपियोनिक एसिड। क्लियर है? सिमिलरली यहां पर अगर इसका हम लोग फंक्शनल आइसोमर बनाना चाहे तो वो होगा कुछ इस तरीके से, CH3 बॉन्ड C डबल बॉन्ड O और यहां पे होगा OCH3।
ये क्या है? ये है मिथाइल इथेनोएट, मिथाइल इथेनोएट। क्लियर है? तो इस तरीके से ये भी आपस में फंक्शनल आइसोमर है, ये दोनों एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर है और ये दोनों एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर्स है। ठीक है, तो एक बार इसे भी नोट कर लीजिए, उसके बाद अगला एग्जांपल देखें। नेक्स्ट है अल्काइंस एंड अल्काडाइंस। यहां पर भी बढ़िया एग्जांपल देखते हैं, देखो CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड, यहां पे कार्बन, यहां ट्रिपल बॉन्ड, यहां पे CH। ठीक है, एक ये हो गया। इसके अलावा यहां पर देखिए CH2 डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। कार्बन काउंट करिए, हाइड्रोजन काउंट करिए, देखिए 1 2 3 4 1 2 3 4 2 3 4 5 6 3 4 5 6। तो यहां पर भी हाइड्रोजन 6 है, वहां पर भी हाइड्रोजन 6 है। इसके अलावा क्या कुछ हो सकता है? जी हां, बिल्कुल हो सकता है, सब कुछ हो सकता है इस दुनिया में। C ट्रिपल बॉन्ड C बॉन्ड CH3। यहां देखिए कार्बन काउंट करिए 1 2 3 4 4 कार्बन है, 3 4 5 6 हाइड्रोजन है। ठीक है, क्या और भी कुछ हो सकता है? जी हां, और भी कुछ हो सकता है। CH2 डबल बॉन्ड CH बॉन्ड, अच्छा यहां पर हम लोग लिखेंगे C डबल बॉन्ड CH और यहां पे है CH3। 4 कार्बन है, जी हां, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, 4 5 6 हाइड्रोजन। तो बात यहां पे साफ है, ये चारों के चारों मतलब ये 1 2 3 4। ठीक है, ये क्या है? ये अल्काइन है। ये क्या है? अल्काइन है। ये क्या है? अल्काडाइन है। ये क्या है? अल्काडाइन है। ठीक है, तो ये चारों के चारों आपस में क्या है? ये चारों के चारों आपस में फंक्शनल आइसोमर्स हैं। क्या है? फंक्शनल आइसोमर्स हैं। ठीक है, फटाफट से इसे नोट कर लो, उसके बाद एक और एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट यहां पे साइनाइड्स एंड आइसोसाइनाइड्स। तो इसका भारी एग्जांपल है यहां पर CH3 बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड N। ठीक है, या फिर हम इसे CN कह देते हैं। ठीक है, सिमिलरली इसका आइसोमर होगा CH3 बॉन्ड NC। ठीक है, यह है आइसोसाइनाइड। अब नाइट्रो अल्कीन्स एंड अल्कील नाइट्राइड्स। अच्छा देखो भाई, नाइट्रो अल्कीन्स में इस तरीके का होगा काम। ठीक है, और अल्कील नाइट्राइल्स में इस तरीके का फॉर्मूला आपको दिखेगा, मतलब कि फंक्शनल ग्रुप आपको दिखेगा। चलिए बना लेते हैं। CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड NO2। ठीक है, राइट। और यहां पर कैसा होगा? यहां पर देखिए CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड O, यहां पे N डबल बॉन्ड O। ठीक है, यहां पर नाइट्रोजन से कनेक्टेड है कार्बन, यहां पर ऑक्सीजन से कनेक्टेड है कार्बन। दोनों आपस में एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर है। यहां पर भी दोनों आपस में एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर है। यदि आप यहां पे कार्बन काउंट करेंगे तो देखिए 2 कार्बन है, यहां पर 2 कार्बन है। ऑक्सीजन कितने हैं? 2 ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन। नाइट्रोजन कितना है? 1 1 1 1। ठीक है, और हाइड्रोजन देखें 3 4 5। ओके, 3 4 5, दैट्स इट। तो ये आपस में एक दूसरे के क्या है? फंक्शनल आइसोमर है। और भी कुछ एग्जांपल्स हैं, लेकिन उसके पहले फटाफट ये नोट करिए, उसके बाद बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट फंक्शनल आइसोमर होगा हमारा अमाइंस में। तो आइए देखते हैं अमाइंस में किस तरीके से होगा। CH3 CH2 बॉन्ड CH2 और यहां पे NH। ठीक है, ये अमाइन है, प्राइमरी अमाइन है। नेक्स्ट आएगा इसका फंक्शनल आइसोमर, यहां पर CH3 CH2, यहां पर NH और यहां पर लगेगा CH3। ये क्या है? ये एक सेकेंडरी अमाइन है। ये सारी चीजें हम जब अमाइंस पढ़ेंगे, प्राइमरी कब होता है, सेकेंडरी कब होता है, ये मैं आपको बताऊंगा, नो डाउट। लेकिन यहां पे अभी आप जान लीजिए कि ये प्राइमरी है। अब चलो एक ट्रिक बताता हूं कैसे जानना है। नाइट्रोजन को जब एक ही अल्काइल ग्रुप लगा होता है, मैं क्या कह रहा हूं देखो मैं कह रहा हूं कि आप कैसे पहचानेंगे कि भैया अमाइंस प्राइमरी है सेकेंडरी है। अमाइंस का केवल इसीलिए बता रहा हूं क्योंकि यहां पे बच्चे गलती कर देते हैं। जब नाइट्रोजन, आप देखो अमाइंस बनता कहां से है? अमोनिया से बनता है, मतलब NH3 से बनता है। और ये NH3 जो है ये किस तरीके से दिखता है? ये देखिए नाइट्रोजन, इसके यहां पर ऊपर लोन पेयर होता है, यहां पे हाइड्रोजन, यहां हाइड्रोजन और यहां हाइड्रोजन, कुछ इस तरीके से NH3 दिखता है। अच्छा, अब होता क्या है? यहां पर एक एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देता है कौन? अल्काइल ग्रुप। अल्काइल ग्रुप मतलब क्या? R। ये ग्रुप रिप्लेस कर देता है।
अब जब केवल एक R ग्रुप एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करता है तब यहां पे कुछ इस प्रकार स्ट्रक्चर बन जाता है। देखो भाई, लोन पेयर यहां पे R और इधर एक H और इधर एक H। ठीक है, अब ये एक प्राइमरी अमाइन है। अब जैसे ही सेकेंड R ग्रुप रिप्लेस होता है, सेकेंड R ग्रुप यहां पर रिप्लेस हो गया, तो अब देखिए यहां पर नाइट्रोजन, इसके टकले पर लोन पेयर, यहां पर R और यहां पर एक हाइड्रोजन। ये है सेकेंडरी अमाइन। ध्यान देना है, जैसे जैसे R ग्रुप ऐड हो रहे हैं वैसे वैसे प्राइमरी का सेकेंडरी, सेकेंडरी का टर्शरी होता रहेगा। सिमिलरली एक और ऐड हो जाएगा तो टर्शरी अमाइन बन जाएगा। मतलब मोटा मोटा हमें यहां पर यह समझना है कि नाइट्रोजन पे जब 3 हाइड्रोजन लगे हैं तो वो अमोनिया है, नाइट्रोजन पे जब 2 हाइड्रोजन लगे हैं और एक अल्काइल ग्रुप लगा है तो प्राइमरी। याद करने के लिए, एक अल्काइल ग्रुप लगा है तो प्राइमरी, 2 अल्काइल ग्रुप लगे हैं तो सेकेंडरी, यदि 3 अल्काइल ग्रुप लगे हैं तो टर्शरी। अब यही चीज आप यहां पे अप्लाई करो। ये एक पर्टिकुलर अल्काइल ग्रुप है, ठीक है, एक ही अल्काइल ग्रुप लगा है तो मैंने इसे क्या कहा था, प्राइमरी। अब यहां पर आप देखिए एक और ये दो अल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं, मतलब इसे मैंने क्या कहा, सेकेंडरी अमाइन। क्लियर बात है। तो ये दोनों एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर भी है। आप काउंट कर लीजिए नंबर ऑफ कार्बन 1 2 3 हाइड्रोजन 3 4 5 6 7 8 9 3 4 5 6 7 8 9 और नाइट्रोजन केवल एक, दोनों तरफ। तो ये हो गए फंक्शनल आइसोमर एक दूसरे के। ठीक है, क्या इसके अलावा और कुछ हो सकता है यहां पर? चलो ट्राई करके देखते हैं। देखिए CH3 CH बॉन्ड CH3 और यहां पे NH2, क्या ये हो सकता है? ये भी एक प्राइमरी अमाइन है। देखते हैं क्या ये इसका फंक्शनल ग्रुप है। काउंट करते हैं, कार्बन 3 है, हाइड्रोजन 3 4 5 6 7 8 9 3 4 5 6 7 8 9। जी हां, ये भी इसका फंक्शनल आइसोमर हो जाएगा। ये प्राइमरी है, ये प्राइमरी है, ये सेकेंडरी है। क्या बात समझ रहे हो आप? एकदम आसान है। क्या टर्शरी कुछ हो सकता है यहां पे? आइए वो भी देख लेते हैं ट्राई करके। देखो नाइट्रोजन है यहां पर, ठीक है, मैंने यहां पर एक CH3 लगाया, यहां पर एक CH3 लगाया और यहां पर एक CH3 लगाया। ये क्या है? टर्शरी अमाइन है। बोलो, 3 अल्काइल ग्रुप नाइट्रोजन को लगे हुए हैं, मतलब टर्शरी अमाइन। हाइड्रोजन कितने हैं? 3 और 3 6 और 3 9, कार्बन 3 और नाइट्रोजन 1। तो यहां पर जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इन चारों का दिख रहा है ये तो सेम है, लेकिन स्ट्रक्चर जो है सारों के अलग अलग है। और अगर हम बात करें यहां पर NH2 की, तो यहां पर ये नाइट्रोजन जो है अलग है। यहां पर आप देखेंगे कि ये प्राइमरी अमाइन है, यहां पर ये सेकेंडरी अमाइन है। डेफिनेट सी बात है, इनके फंक्शंस चेंज हो जाते होंगे, इनकी केमिकल या फिर फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती होगी, राइट। ये प्राइमरी है और ये टर्शरी है। लिख देते हैं, ये प्राइमरी है, ये सेकेंडरी है और ये प्राइमरी है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं 4 अलग अलग मॉलिक्यूल्स मैंने यहां पर लिखे हुए हैं, लेकिन चारों एक दूसरे के क्या है? फंक्शनल आइसोमर है। क्यों? क्योंकि यहां पे प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी का खेल हो रहा है। अब आ जाते हैं अल्कोहल्स एंड फिनॉल्स पर। जैसे प्राइमरी सेकेंडरी अमाइन्स मैंने आपको बताया था, वैसे अल्कोहल फिनॉल में भी होता है। अब यहां पर बस शर्त यह है कि अल्काइल ग्रुप कितने लग रहे हैं उस पर डिपेंड नहीं करता। कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए ये डिपेंड करता है इस पर, CH3 बॉन्ड OH, ये क्या है? एक प्राइमरी है। CH3 बॉन्ड CH बॉन्ड CH3 और यहां पे यदि मैं OH लगा दूं तो ये सेकेंडरी है। हम यहां पर अमाइंस में नाइट्रोजन का खेल देख रहे थे, लेकिन यहां पर किसका खेल होता है? यहां पर जो कार्बन पे आपका फंक्शनल ग्रुप अटैच है, इस कार्बन का खेल होता है। अगर ये कार्बन सेकेंडरी है तो यहां पर सेकेंडरी है, तो सेकेंडरी कार्बन है तो सेकेंडरी अल्कोहल है। यदि ये कार्बन प्राइमरी है तो प्राइमरी अल्कोहल है। यदि ये कार्बन टर्शरी हो जाता है, देखो एग्जांपल देता हूं, CH3 यहां पे कार्बन, यहां पे CH3, यहां पे CH3 और यहां पर आप OH लिख दीजिए। ये कार्बन टर्शरी है तो ये क्या है? एक टर्शरी अल्कोहल है। ठीक है, तो ये मैंने आपको बेसिक डिफरेंस बता दिया ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। अब आ जाइए, देखते हैं अल्कोहल्स और फिनॉल्स में किस तरीके से आइसोमेरिज्म यानी कि फंक्शनल आइसोमेरिज्म हमें देखने के लिए मिलता है। देखो, अगर मैं यहां पर एक बेंजीन लिख दूं, ठीक है, यहां पर मैंने लगा दिया CH2 एंड OH, ठीक है, ये एक आप देख सकते हैं अल्कोहल का टाइप है। ठीक है, ये एक अल्कोहल है। फिनॉल कब कहते हैं हम इसे? हम फिनॉल उसे तब कहते हैं जब ये जो OH ग्रुप है, कौन सा? ये OH ग्रुप डायरेक्टली बेंजीन रिंग को अटैच्ड है। अगर ये डायरेक्टली बेंजीन रिंग को अटैच्ड है तो ये क्या हो गया? एक फिनॉल। मतलब मैं क्या कह रहा हूं, देखो ये एक बेंजीन रिंग है, बोलो,
अब इस बेंजीन रिंग को यदि मैं डायरेक्टली एक OH लगा देता हूं तो ये अब एक फिनॉल है। यहां पर ये कहां है, क्या ये बेंजीन रिंग को डायरेक्टली अटैच है? नहीं, यहां पर एक बीच में CH2 नजर आ रहा है, मतलब ये अल्कोहल है। अगर ये CH2 नहीं होता और ये डायरेक्टली अटैच होता तो ये कुछ इस तरीके से दिखता, और ये इस तरीके से दिखने वाले कंपाउंड को हम कहते हैं फिनॉल। क्या कहते हैं? फिनॉल। अब यहां पर मैं एक CH3 यदि लगा दूं तो एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर हो गए। ये हो गया हमारा अल्कोहल, ये हो गया हमारा फिनॉल। काउंट कर लीजिए कार्बन और हाइड्रोजन को, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर मैंने लिखे नहीं है लेकिन हाइड्रोजन होते हैं, ठीक है, यहां पर भी होते हैं। अब काउंट कर लो, कार्बन कितने हैं? रिंग में 6 7, ठीक है, रिंग में 6 7, ठीक है। अब हाइड्रोजन देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हाइड्रोजन है। 3 हाइड्रोजन यहां, 4 हाइड्रोजन, 5 हाइड्रोजन, 6 7 8, 8 हाइड्रोजन हो गए। दोनों में 8 8 हाइड्रोजन है। कार्बन भी सेम है, ऑक्सीजन 1 1। क्लियर बात है? दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है लेकिन दोनों अलग अलग मॉलिक्यूल्स हैं, मतलब ये एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर्स हैं। क्या बात समझ में आ रही है? अब डिफर हम लोग कहां कर रहे हैं? फंक्शनल ग्रुप पे डिफर कर रहे हैं, क्योंकि ये एक अल्कोहल है, ये एक फिनॉल है, तो इन दोनों को हम क्या कहेंगे? ये दोनों एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर्स है। क्या ये बात आपके खोपड़िया में एकदम बढ़िया से घुस गई है? और अगर हां तो एक बार फटाफट से देख लो, उसके बाद बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट आता है ऑक्साइड्स एंड अमाइड्स। तो ये भी एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर्स हो सकते हैं। आइए एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल है CH3CH और यहां पे है डबल बॉन्ड N और यहां पर OH। ये क्या है? ये एक ऑक्साइम है बेटा, ठीक है, ये एक ऑक्साइम है। फंक्शनल ग्रुप कौन सा है यहां पे? ऑक्साइम। किसे कह रहे हैं हम ऑक्साइम? इसे हम कहते हैं ऑक्साइम, ठीक है, तो ये याद रखना है। अब अमाइड्स क्या है भाई? अमाइड्स होते हैं C डबल बॉन्ड O, यहां पर होगा NH2 और यहां पे होगा CH3। आइए काउंट करें यहां पर नंबर ऑफ कार्बन्स, 1 2 1 2, ठीक है, बाकी सबको फेंक दो। अब देखो यहां पर हाइड्रोजन 3 4 5, यहां पर 3 4 और 5, 5 हाइड्रोजन है। ऑक्सीजन कितने हैं? दोनों में 1 1 है। नाइट्रोजन दोनों में 1 1 है। बात खत्म। ये दोनों एक दूसरे के क्या है? फंक्शनल आइसोमर है। FI मैं इन्हें लिख रहा हूं, फंक्शनल आइसोमर है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ऑक्साइम और ये क्या है? ये है हमारा अमाइड, एसिड अमाइड, ठीक है, तो ये अमाइड है। अब आ जाते हैं थायोल्स एंड थायोईथर्स। अब ध्यान से देखना है, देखिए CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड SH, ये क्या है? ये है एक थायोल, ठीक है। अब अगर थायोईथर्स की बात करें तो ये क्या होता है? देखो CH3 बॉन्ड S बॉन्ड CH3, ये क्या है? ये थायोईथर है। जब सल्फर होता है ऑक्सीजन की जगह तो ये थायोईथर हो जाता है और ये हो गया थायोल्स, ठीक है। अल्कोहल्स में यहां पे O होता है ना, तो वैसे ये थायोल्स हो गया और ये यहां पे थायोईस्टर हो गया। तो यहां पे इसे हम लोग काट देंगे, ये हो जाता है थायो अल्कोहल्स भी कह सकते हैं आप, थायोल्स भी कह सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपके दोनों के दोनों ये आपस में क्या है? फंक्शनल आइसोमर है। FI मैं इसे लिख रहा हूं। आइए काउंट करते हैं नंबर ऑफ कार्बन, 1 2 1 2, ठीक है। बाद में सल्फर 1 और 1, हाइड्रोजन 3 4 5 6 और 3 और 3 6। तो सारा यहां पर आप देख सकते हैं कि फंक्शनल आइसोमर कैसे बन रहा है, जब केमिकल या फिर हम कहेंगे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है और यहां पर जो फंक्शनल ग्रुप है दोनों अलग अलग है, मतलब प्रॉपर्टीज तो इनकी अलग अलग हो रही है, चाहे केमिकल फॉर्मूला या फिर हम कहेंगे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इसका सेम है या फिर नहीं, ठीक है। सेम है, वैसे तो सेम है, फिर भी आप देख रहे हैं कि केमिकल प्रॉपर्टीज जो है ये इनकी अलग अलग होगी। आप देख सकते हैं फंक्शनल ग्रुप ही जब अलग अलग है तो ये तो हो गई। तो ये दोनों भी हो गए और प्रकार तो बहुत सारे हमने देख लिए। आइए देख लेते हैं एक बार कितने हमने यहां पर आइसोमर्स देखे, फंक्शनल आइसोमर्स। तो हमने सबसे पहले अल्कोहल्स एंड ईथर्स का देखा, उसके बाद अल्डिहाइड्स, कीटोन्स, अनसैचुरेटेड अल्कोहल्स, ईथर्स और साइक्लिक कंपाउंड्स ये आपस में किस तरीके से फंक्शनल आइसोमेरिज्म शो करते हैं ये देखा। उसके बाद एसिड्स, ईस्टर्स, हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड्स ये भी हमने देखे। उसके बाद अल्काइंस एंड अल्काडाइंस ये हमने देखा। उसके बाद साइनाइड्स, आइसोसाइनाइड्स, नाइट्रो अल्कीन्स एंड अल्काइल नाइट्राइड्स ये हमने देखा। फाइनली हमने अमाइंस और अल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड उसके बाद ऑक्साइम अमाइड्स, थायोल्स एंड थायोईथर्स ये देखा,
ठीक है, तो इस तरीके से हमने बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप्स यहां पर देख लिए हैं। आई होप कोई भी यहां पर छूटा नहीं होगा। मेरे हिसाब से कोई भी फंक्शनल आइसोमर यहां पर नहीं छूटा है। तो हमने सबको बढ़िया तरीके से कपल बनाकर या फिर जितना भी उनका फंक्शनल ग्रुप्स हैं अलग अलग, ये सारे एक जगह पर हमने लिख लिए हैं। तो आपको रिवीजन करने के लिए बहुत आसानी होगी। इसे डाउनलोड कर लेना है, इसे नोट भी कर लेना है, ठीक है। तो एक बार इस पर नजर डालना है। चलो फटाफट देख लो, उसके बाद बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है मॉलिक्यूलर फॉर्मूले एंड फंक्शनल ग्रुप्स। तो यहां पर देखिए एक बार पूरा मैंने टेबल बना दिया है, जितने भी हमारे पास अभी तक फंक्शनल ग्रुप हमने देखे थे और उनके क्या मॉलिक्यूलर फॉर्मूलेज आ जाते हैं। ये उनका जनरल फॉर्मूला है, यहां पे लिख देते हैं भाई जनरल फॉर्मूला। जनरल फॉर्मूला, तो जनरल फॉर्मूलाज हैं सबके, और यहां पे ये रहे फंक्शनल आइसोमर। सबसे पहला यहां पर दिया है CnH2n, अल्कीन एंड साइक्लोअल्कीन के लिए होता है। उसके बाद है CnH2n-2, अल्काडाइन एंड अल्काइन साइक्लो, जो हमने देख लिया है ऑलरेडी। उसके बाद है CnH2n+2O, और यहां पे है अल्कोहल एंड ईथर। नेक्स्ट है CnH2nO, अल्डिहाइड्स, कीटोन्स, ओरिजेन, एपॉक्साइड और साइक्लिक ईथर एंड अनसैचुरेटेड अल्कोहल, ये सब के सब। ये ओरिजेन जो आपको दिख रहा है वो इपॉक्साइड ही है। उसके बाद में है CnH2nO2, एसिड, ईस्टर, हाइड्रोक्सीअल्डिहाइड एंड हाइड्रोक्सी कीटोन। ये सारे के सारे फंक्शनल ग्रुप्स यहां पर हमारे फंक्शनल आइसोमर में आपको देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। और साथ ही में यहां पर फॉर्मूलेस दिए गए, जनरल फॉर्मूलेस। तो एक बार ये टेबल जो है काफी इंपॉर्टेंट है, इसे नोट कर लीजिए, उसके बाद देखते हैं फिर आगे। नेक्स्ट है यहां पर मेटामेरिज्म। अब हम देखेंगे कि भैया मेटामेरिज्म क्या होता है। देखिए मेटामेरिज्म एकदम आसान है, बहुत आसान है। चलिए मैं आपको पहले ही बता देता हूं, उसके बाद हम लोग ये पंक्तियां पढ़ेंगे। मेटामेरिज्म बेसिकली होता है कुछ इस प्रकार। आप देखेंगे CH3 बॉन्ड CH2O, अच्छा बॉन्ड बना देते हैं बीच में, O एंड CH3, ठीक है, ये कंपाउंड है। इसके अलावा CH2 और यहां पर है CH3, ये कंपाउंड है। इसके अलावा यहां पर CH3, यहां पर CH2 और यहां पे CH2, यहां पे O और यहां पर होगा CH3। अगर इस तरीके से आपको कुछ दिख जाए, आप देखिए फंक्शनल ग्रुप दोनों सेम है ना, तो हम इसे फंक्शनल आइसोमर नहीं कह पाएंगे। फिर हम इसे क्या कहेंगे, देखो यहां पर कितने कार्बन्स हैं, 2, यहां पर कितने कार्बन्स हैं, 2, ठीक है। यहां पर कितने कार्बन्स हैं, 3, और यहां पर है 1। आप देख सक रहे हैं कि एक ही फंक्शनल ग्रुप है और वो मल्टीवैलेंट है, ठीक है। डाइवैलेंट यहां पर ऑक्सीजन डाइवैलेंट होता है, तो इधर एक अल्काइल ग्रुप है, इधर एक अल्काइल ग्रुप है। यहां पर दोनों सेम है लेकिन यहां पर दोनों डिफरेंट है, तो ये आपस में एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, मेटामर्स। क्या बात समझ में आ रही है? और एग्जांपल देखेंगे, आइए पहले ये पढ़ लेते हैं। इट इज आइसोमेरिज्म इन दी सेम होमोलॉगस सीरीज। देखिए ये है ना, अब सेम होमोलॉगस सीरीज मतलब सेम फंक्शनल ग्रुप। अगर अमाइंस है तो अमाइंस में ही होगा, अगर ईथर है तो ईथर में ही होगा, ठीक है। It is due to the presence of different alkyl groups attached to the same polyvalent functional group. Same polyvalent functional group. It is due to the different alkyl group present. ये देखो यहां पर 3, यहां पे 1, यहां पे 2, यहां पे 2, ठीक है। यहां 2 है लेकिन वहां तो 3 1 है, ठीक है। तो इस तरीके से हो रहा है। अब एग्जांपल्स देख लीजिए, कौन से पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप्स की बात कर रहे हैं। तो वहां पर ऑक्सीजन जो हमने एग्जांपल कर लिया है, उसके बाद यहां पर सल्फर है, NH है, उसके बाद यहां पे CO है, यानी कीटोन वाला ग्रुप। So the compounds having same molecular formula, ध्यान देना है क्या हो रहा है यहां पर, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ड्यू टू डिफरेंट साइज। साइज मतलब देखो यहां पे 2 है तो वहां पे 3 है ना। साइज अलग हो गया, नेचर अलग हो जाएगा, उसका कुछ प्रॉपर्टीज अलग हो जाएगी। अल्काइल ग्रुप्स ऑन ईदर साइड ऑफ द फंक्शनल ग्रुप आर कॉल्ड एज मेटामर्स एंड द फिनोमेना इज नोन एज मेटामेरिज्म। आइए एग्जांपल देखते हैं। सपोज आपके पास यहां पर है CH3, यहां पर है CH2, यहां पर लगा हुआ है C डबल बॉन्ड O और यहां पर लगा हुआ है CH2 CH3, ठीक है, दोनों सेम ग्रुप्स है। दूसरा इसका मेटामर क्या हो सकता है, CH3 CH2 CH2 और यहां पर C डबल बॉन्ड O साथ में CH3। देखिए यहां पर 1 है, यहां पर 2 है, यहां पर 3 है, यहां पर 2 है, लेकिन दोनों के दोनों क्या है, कीटोन है। दोनों के दोनों क्या है, कीटोन है। मतलब ये एक दूसरे के क्या होंगे, ये एक दूसरे के मेटामर्स होंगे और इस फिनोमेना को हम लोग कहते हैं मेटामेरिज्म। ध्यान देना है, यहां पर
चीजें चेंज क्या हो रही है, यहां पे होंगे डिफरेंट स्ट्रक्चर फॉर्मूले। स्ट्रक्चर फॉर्मूले अलग होंगे, कैसे? ड्यू टू डिफरेंट प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट अल्काइल ग्रुप्स अटैच्ड टू द सेम पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप। सेम पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप को जब डिफरेंट अल्काइल ग्रुप्स अटैच होते हैं, लेकिन शर्त यह है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए, नंबर ऑफ कार्बन एंड नंबर ऑफ हाइड्रोजन वहां पर सेम होना चाहिए, तब आप उन दोनों को क्या कहेंगे? मेटामर्स कहेंगे। और फिनोमेना को आप क्या कहेंगे? मेटामेरिज्म कहेंगे। क्या यह आसान सी बात आपके खोपड़िया में एकदम बढ़िया से घुस चुकी है? तो एक बार फटाफट इसे देख लो, उसके बाद बढ़ते हैं आगे। चलिए, मेटामर्स कर लिया तो एक इसका क्वेश्चन देख लेते हैं। आपको बताना है कि इनमें से गिवन एग्जांपल्स जो मैं अभी यहां पर बनाने वाला हूं, इसमें से मेटामर्स कौन से हैं, ये बताना है आपको। सबसे पहला एग्जांपल यहां पर मैं लिख रहा हूं CH3 CH2 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 एंड यहां पे OH। ठीक है, ये हो गया हमारा पहला एग्जांपल। सेकेंड एग्जांपल यहां पर है CH3 CH CH2 CH3 और यहां पर लगा हुआ है OH। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड एग्जांपल यहां पर लिख रहा हूं CH3 CH2 बॉन्ड, यहां पर CH, यहां पर लगा देते हैं CH3 और यहां पर है OH। फोर्थ एग्जांपल में यहां पर लिख रहा हूं CH3 CH2 बॉन्ड O बॉन्ड CH3 बॉन्ड CH, नहीं, यहां पर CH2 आएगा, CH2 एंड यहां पर CH3। ठीक है, ये फोर्थ एग्जांपल हो गया। फिफ्थ एग्जांपल हमारे पास में है CH3 बॉन्ड O बॉन्ड CH, यहां पर CH3 और यहां पर CH3, ये हो गया। इसके बाद में एक लास्ट एग्जांपल सिक्स्थ वाला CH3 बॉन्ड, यहां पर होगा CH2, यहां पर होगा CH2, यहां पर ऑक्सीजन और यहां पर CH3। अब ये 6 एग्जाम्पल्स में से आपको मुझे बताना है कि कौन एक दूसरे का मेटामर है। ठीक है, चलिए फटाफट सॉल्व करिए। कमेंट सेक्शन में मुझे आंसर बता सकते हैं आप, लेकिन अगर यहीं पर जानना है तो अगले 1-2 सेकंड में आप जानेंगे। हो गया सॉल्व? यार इजी है, फटाफट देखो, बताओ कौन से हैं। 6 एग्जाम्पल्स हैं, अलग अलग फंक्शनल ग्रुप्स यहां पे आपको नजर आ रहे होंगे। आप बताएंगे कि कौन सा एक दूसरे का मेटामर है। चलिए, हो गया होगा सॉल्व। तो आइए देखें मेटामर्स क्या होते हैं। भाई हमने क्या पढ़ा था? इट इज द आइसोमेरिज्म इन द सेम होमोलॉगस सीरीज। इट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट अल्काइल ग्रुप्स अटैच्ड टू द सेम पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप। सबसे पहली बात, पॉलीवैलेंट होना चाहिए आपका फंक्शनल ग्रुप। इसके बाद में जो अल्काइल ग्रुप लगे हैं ये अलग अलग होने चाहिए। ठीक है, आइए देखते हैं क्या ये पॉलीवैलेंट है? नहीं, ये तो अल्कोहल वाला फंक्शन ग्रुप है, ये पॉलीवैलेंट नहीं है। तो यहां पे आप इसको खारिज कर दीजिए, कट कर दीजिए। सिमिलरली यहां पे भी यही चीज होगी और थर्ड एग्जांपल में भी यही चीज होगी। जब हम फोर्थ एग्जांपल देखते हैं तो यहां पर ऑक्सीजन जो है ये पॉलीवैलेंट नजर आ रहा है। दोनों साइड यहां पर अलग अलग अल्काइल ग्रुप्स अटैच्ड हैं, राइट। नेक्स्ट फिफ्थ एग्जांपल देखिए, ऑक्सीजन है यहां पर, इधर मिथाइल है और इधर 3 कार्बन की यहां पर एक ब्रांच नजर आ रही होगी। अब अगर आप यहां पर दोनों को मेटामर कंसीडर करना चाहते हैं तो सबसे पहले हम लोग इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैलकुलेट करेंगे और उसके बाद देखेंगे कि क्या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है या फिर नहीं। देखिए कार्बन कितने हैं यहां पर? कार्बन है 4। ठीक है, उसके बाद में ऑक्सीजन कितने हैं? 1 है। हाइड्रोजन काउंट कर लेते हैं, 3 और 3, यहां पे 5 है और यहां पे 5 है, तो 10 H10 एंड O। ये इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया। अब इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? यहां पे भी कार्बन कितने हैं? 4 है। हाइड्रोजन काउंट करेंगे आप तो 6 और 1 7, 7 और 3 10, तो हाइड्रोजन कितने हो गए? 10, ऑक्सीजन 1। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो मुझे सेम नजर आ रहा है। आइए इसका भी देख लेते हैं। यहां पर भी आप काउंट कर लीजिए, मुझे पता है इसीलिए लिख रहा हूं, दोनों सेम है। ठीक है, तो 1 2 3 तीनों का केमिकल फॉर्मूला या फिर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो है ये क्या है? सेम है। अब हमें देखना है कि जो अल्काइल ग्रुप्स अटैच्ड है क्या ये अलग अलग अटैच्ड है सब जगह? देखो भाई, यहां पर 2 है, ठीक है, यहां पर 2 है, यहां पर क्या है? यहां पर 1 है और यहां पर 3 है, लेकिन जिस तरीके से अरेंज्ड है वो अलग है। किससे कंपैरिजन में? इसके कंपैरिजन में। यहां पर भी 3 कार्बन हैं लेकिन ये एक स्ट्रेट चेन में है और यहां पर ब्रांच्ड है।
मतलब ये अल्काइल ग्रुप अलग, ये अल्काइल ग्रुप अलग, ये अल्काइल ग्रुप अलग, ये अल्काइल ग्रुप अलग, ये सब अल्काइल ग्रुप्स अलग है। तो हम ये चीज यहां पर दावे से कह सकते हैं कि फोर्थ एंड फिफ्थ आर मेटामर्स ऑफ ईच अदर एंड फिफ्थ एंड सिक्स्थ आर मेटामर्स ऑफ ईच अदर। बात रही फोर्थ और सिक्स्थ की, तो ये दोनों भी आपस में क्या है, मेटामर्स हैं एक दूसरे के। तो मेटामर्स कौन से हो गए, ये और ये तीनों एक दूसरे के क्या है, मेटामर्स। क्वेश्चन हमारा क्या था, हमें बताना था कि मेटामर्स इनमें से कौन से हैं। तो अब हमें समझ में आ चुका है कि मेटामर्स कैसे पहचानना है। यदि रात में 3 बजे भी कोई आकर आपको यह पूछता है नींद से जगाकर कि उठो और मुझे बताओ कि मेटामर्स इनमें से कौन से हैं, तो आप नींद में भी अब सही आंसर देंगे। जी हां, इसकी गारंटी मैं ये लेता हूं। चलिए एक बार फटाफट इसे नोट कर लीजिए और उसके बाद फिर हम बढ़ते हैं आगे और भी कुछ पढ़ते हैं। मेटामर्स के बाद हम पढ़ेंगे टॉटोमर्स। नेक्स्ट आता है टॉटोमेरिज्म। मेटामेरिज्म के बाद जो हमें पढ़ना है यह टॉटोमेरिज्म। क्या होता है भाई टॉटोमेरिज्म, एकदम आसान है ये भी, लेकिन उसे स्टेप बाय स्टेप हम पढ़ेंगे, ठीक है। ये थोड़ा सा लेंदी जाएगा टॉटोमेरिज्म, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट है। जब बात आती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, तो जब मैकेनिज्म्स हमें शो करनी होती है, तो टॉटोमेरिज्म वहां पे बहुत ही बढ़िया तरीके से रोल प्ले करता है। बहुत ही एक काम का, जिसे हम कहेंगे ये चीज है ये। तो आइए पढ़ते हैं। दिस इज अ स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शनल आइसोमेरिज्म। ये एक स्पेशल टाइप है फंक्शनल आइसोमेरिज्म का, वेयर द आइसोमर्स एग्जिस्ट साइमल्टेनियसली इन इक्विलिब्रियम विद ईच अदर। मतलब ये दोनों आइसोमर एक दूसरे के इक्विलिब्रियम में है, दोनों आइसोमर्स इक्विलिब्रियम में है। मतलब देखो, लेट सपोज मैं यहां पर एक एग्जांपल आपको दे रहा हूं, CH3 बॉन्ड C डबल बॉन्ड O और यहां पर है CH3। ये क्या है बोलो, ये है कीटोन। अब होता क्या है अभी आपको नहीं पता, लेकिन अभी के लिए मैं आपको थोड़ा सा हल्का सा समझाना चाहूंगा कि यहां पर जो हाइड्रोजन होते हैं इस तरीके से होते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन के ऊपर क्या होता है, ऑक्सीजन के ऊपर होते हैं लोन पेयर्स। ऑक्सीजन के टकले पर चमचमाते लोन पेयर्स होते हैं। ये लोन पेयर क्या करते हैं, ये लोन पेयर इंटरेस्टेड होते हैं किसी भी एक हाइड्रोजन को अपनी ओर खींचने में, अट्रैक्ट करने में। तो ये क्या करते हैं, ये इस पर्टिकुलर हाइड्रोजन को लेते हैं, या फिर एनवायरमेंट में से भी कोई हाइड्रोजन ले सकते हैं, ठीक है। H+ इन्होंने ले लिया, ठीक है। जैसे ही इन्होंने H+ ले लिया, अच्छा इसे मैं एक नए पेज पे आपको बना के दिखाता हूं ताकि बढ़िया तरीके से आपको समझ में आए। क्या था हमारे पास में, CH3 था, C डबल बॉन्ड O था, यहां पे हमने CH2 लिखा था और यहां पर एक हाइड्रोजन दिया था, ठीक है। होता क्या है, ऑक्सीजन के टकले पर जो लोन पेयर है ये पहले किसी एक H पॉजिटिव पर अटैक करते हैं। जैसे ही ये H पॉजिटिव पर अटैक करते हैं तो यहां पर कुछ इस तरीके से कंपाउंड बन जाता है, C डबल बॉन्ड O और यहां पे H लग जाता है। अब क्योंकि ऑक्सीजन मात्र 2 बॉन्ड बनाता है, लेकिन यहां पर इसने 3 बॉन्ड बना लिए हैं विद द हेल्प ऑफ लोन पेयर, तो अब ऑक्सीजन ने ज्यादा बॉन्ड बनाने के कारण इसके पास है ना, जैसे कहेंगे मतलब क्या कहते हैं उसको, ड्रॉट है ना, भूखमरी फैल गई है, ठीक है। तो यहां पर पॉजिटिव चार्ज आ गया है ऑक्सीजन के टकले पर, और यहां पर हमारे पास में CH2 और ये हमारा हाइड्रोजन, ठीक है। अब होता क्या है, ये हाइड्रोजन को ये ऑक्सीजन की स्थिति देखकर बहुत ज्यादा बुरा लगता है। अब ये हाइड्रोजन क्या करता है, ये हाइड्रोजन कहता है कि क्या मैं इस ऑक्सीजन की मदद कर सकता हूं। तो ऑक्सीजन वहां से दूर से आवाज देके कहता है कि हां तुम मेरी मदद कर सकते हो। तो यहां पर मदद कैसे कर सकते हैं, ये हाइड्रोजन क्या करता है, ये यहां से छोड़ के चला जाता है और अपने इलेक्ट्रॉन्स इस पर्टिकुलर बॉन्ड को दे देता है। अब जैसे ही अपने इलेक्ट्रॉन्स इस पर्टिकुलर बॉन्ड को देता है, कार्बन ने जो कि पहले 4 बॉन्ड बनाए हुए थे, अगर ये अंदर चले जाए तो यहां पर किस तरीके से दिखेगा, मैं आपको एक इमेजिनेशन करके बतवा रहा हूं, ठीक है। C डबल बॉन्ड O, यहां पे H पॉजिटिव चार्ज, यदि यहां पर इसने इलेक्ट्रॉन्स दे दिए तो यहां पे डबल बॉन्ड बन जाएगा और यहां पे CH2। ये क्या हो सकता है, ये बिल्कुल नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं है। क्यों, क्योंकि यहां पे देखिए कार्बन ने कितने बॉन्ड बना लिए, 4 और 1 5। ये अनर्थ है, ये ऐसा नहीं होता है बिल्कुल भी, ठीक है, अनर्थ થઈ गयो। तो अब देखिए यहां पर जो कार्बन है ये अनर्थ कर चुका है, तो यहां पे ऐसा नहीं होता। कैसा होता है, स्टेप बाय स्टेप, जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन यहां जाते हैं, ये कार्बन क्या करता है, इस पर्टिकुलर ऑक्सीजन के साथ जो डबल बॉन्ड इसने बनाया है, इसमें का एक बॉन्ड यहां पर तोड़ देता है, एक बॉन्ड को तोड़ देता है, इस बॉन्ड को खत्म कर देता है। अब जैसे ही इस बॉन्ड को खत्म करता है, क्या बन जाता है, यहां पर देखिए CH3
बॉन्ड कार्बन, यहां पे अब जो पहले डबल बॉन्ड था अब ये सिंगल बॉन्ड हो चुका है, सिंगल बॉन्ड OH। अब क्योंकि सिंगल बॉन्ड है, ऑक्सीजन यहां पे डाइवैलेंट नजर आ रहा है, मतलब जितने बॉन्ड वो बना सकता है बढ़िया से वो उतने ही बनाए हुए, तो ऑक्सीजन के टकले पर का पॉजिटिव चार्ज यहां से उड़नछू हो जाएगा। अब यहां पर आ सकता है डबल बॉन्ड और यहां पे बन जाएगा CH2। ठीक है, बन गया एक नया कंपाउंड, है ना, एक नया कंपाउंड बन गया है। ये क्या है? ये तो अल्कोहल है। पहले क्या था? पहले तो ये कीटोन था। अब ये वाला कंपाउंड मतलब ये फर्स्ट कंपाउंड एंड अगर मैं इसे सेकंड कह दूं, ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर है और क्या शो कर रहे हैं? ये टॉटोमेरिज्म शो कर रहे हैं। टॉटोमेरिज्म यहां पे हो रहा है। इस पर्टिकुलर पूरे फिनोमेना को हम क्या कहते हैं? TAUTOMERISM, टॉटोमेरिज्म। क्या कहते हैं? टॉटोमेरिज्म कहते हैं। कुछ इस प्रकार होता है। अब इसका एक अलग से नाम है, इसे हम कहते हैं, अब क्योंकि ये ऑल है, ठीक है, ऑल मतलब अल्कोहल, अल्कोहल का ऑल लगेगा ना यहां पे, लेकिन साथ में यहां पर डबल बॉन्ड भी है, मतलब अल्कीन है तो इन, है ना, अल्कीन का इन और अल्कोहल का ऑल, तो इसे हम क्या कहते हैं? ये इनॉल है। इसे हम क्या कहते हैं? इनॉल कहते हैं। एक बार फिर मैं आपको समझाऊंगा थोड़ी देर में ये चीज, अगर आपके दिमाग के ऊपर से चली गई है तो कोई बात नहीं, अगली बार थोड़ी देर में मैं आपको समझाने वाला हूं एक बार फिर ये सेम चीज, तब आपको शायद समझ में आ जाएगा एकदम बढ़िया तरीके से। तो यहां पे क्या है? इनॉल, और ये क्या है? ये है कीटोन ग्रुप, तो यहां पे हम लोग कीटोन लिख देते हैं। तो इसे बेसिकली कहा जाता है कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म। क्या कहते हैं? कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म इसे कहा जाता है। क्या बात समझ में आ रही है? देखो अब टॉटोमेरिज्म पढ़ रहे हैं। दिस इज अ स्पेशल केस, स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शनल आइसोमेरिज्म वेयर द आइसोमर्स एग्जिस्ट साइमल्टेनियसली इन इक्विलिब्रियम विद ईच अदर। आप देख सकते हैं ये इक्विलिब्रियम में, मैंने यहां पर एरो भी देखो कैसे लगाए, इक्विलिब्रियम वाले लगाए, ठीक है, तो ये आपस में क्या है? इक्विलिब्रियम में मौजूद है। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहां पर, द टर्म टॉटोमेरिज्म वॉज यूज्ड बाय लार इन 1885। 1885 में इन्होंने ये डिस्कवर कर लिया था जो अभी भी 2022 में हमें समझ में नहीं आ रहा। वाह वाह बेटा वाह, ये क्या बात हुई? देखो 1885 में जो चीज उन्होंने सोच के कर ली थी, जो कि किसी ने नहीं सोची थी, वो उन्होंने कर लिया। लेकिन आज लगभग कितने साल हो गए? देखो 100 साल, 15, 115 प्लस 22 कितने हो गए? लगभग कुछ 137 अराउंड, है ना, नहीं 147 अराउंड, चलो ठीक है, जो भी है, जो भी है, 150 साल से ज्यादा हो गए लगभग, ठीक है। तो 150 साल से ज्यादा हो चुके हैं अब, लेकिन फिर भी हमें अब समझ में भी नहीं आ रहा। ये आपने डिस्कवर नहीं करना है, ठीक है, ये बस आपको समझना है, तो समझो, ठीक है। जब 150 साल पहले कोई इंसान ये चीज लिख के दे सकता है, बना सकता है अपने खुद से, तो आप इसे समझ तो सकते ही हैं। चलो कोई बात नहीं, समझ जाएंगे, मैं समझा दूंगा। द टर्म टॉटोमेरिज्म वाज यूज्ड बाय लार इन 1885 टू डिस्क्राइब द फिनोमेना ऑफ अ सब्सटेंस रिएक्टिंग केमिकली अकॉर्डिंग टू टू पॉसिबल स्ट्रक्चर्स। कोई सब्सटेंस था, उसको उन्होंने रिएक्शन करके दिखाई और उसे पेपर पे लिखा, तो उन्होंने बताया कि यहां पर दो अलग अलग स्ट्रक्चर्स मिल रहे होंगे हमें इस रिएक्शन के बाद, और ये स्ट्रक्चर्स क्यों मिल रहे हैं? तो ये आपस में टॉटोमेरिज्म शो कर रहे हैं, टॉटोमर्स हैं एक दूसरे के, राइट। तब उन्होंने ये शब्द वहां पे यूज किया था और अभी तक हम लोग इसे यूज कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो आगे, द टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म इन विच अ सब्सटेंस एग्जिस्ट इन टू रेडिली interconvertible different structures leading to a dynamic equilibrium is known as tautomerism। बढ़िया डेफिनेशन है, ठीक है, पढ़ो एक बार फिर। the type of isomerism in which a substance exists in two interconvertible, ठीक है, interconvertible है एक दूसरे में, ये कभी इस फॉर्म में तो कभी इस फॉर्म में, कभी राम तो कभी लक्ष्मण, ठीक है। तो इंटरकन्वर्टिबल टू ईच अदर मतलब डिफरेंट स्ट्रक्चर्स रहेंगे और आपस में इंटरकन्वर्टिबल रहेंगे, और ये इक्विलिब्रियम में रहते हैं, इसीलिए इंटरकन्वर्टिबल भी रहते हैं। और इस पर्टिकुलर चीज को हम क्या कहते हैं? टॉटोमेरिज्म कहते हैं। एंड द डिफरेंट फॉर्म्स आर कॉल्ड एज टॉटोमर्स ऑफ ईच अदर, या फिर आप इसे टॉटोमराइड्स भी कह सकते हैं। बहुत चीजें हैं भाई कहने की, तो कहने के लिए लोग तो बहुत कहते हैं, क्योंकि कुछ तो लोग कहेंगे, है ना। चलो ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ चुका है। मैंने आपको एग्जांपल भी यहां पर बता दिया कि किस तरीके से होगा, और भी एग्जांपल हम देखेंगे। लेकिन ये जो टॉटोमेरिज्म वाला पार्ट है ये काफी वास्ट है, तो हम लोग एक एक करके हर एक डिटेल इस चीज की पढ़ने वाले हैं। लेकिन उससे पहले एक बार इस पे बढ़िया से नजर डाल दो, उसके बाद बढ़ते हैं आगे।
नेक्स्ट यहां पे डायड और ट्रायड सिस्टम एक होता है। देखो क्या होता है ये डायड और ट्रायड सिस्टम। अगर आपका जो हाइड्रोजन है ये किसी दो कार्बन या फिर कार्बन ऑक्सीजन या फिर कार्बन नाइट्रोजन ऐसे दो एलिमेंट्स के बीच में ट्रैवल कर रहा है, इधर से उधर जा रहा है, ऐसा व्यतीत हो रहा है आपको, जैसे कि यहां पर देखो, यहां पर था ये हाइड्रोजन, ऐसा व्यतीत हो रहा है ना कि वो हाइड्रोजन वहां चला गया, यहां पर पहले CH3 था, वहां पे CH2 है, यहां पे पहले O था, वहां पे OH है, तो ऐसा लगता है कि ये हाइड्रोजन वहां गया होगा। तो ट्रैवल देखिए 1 2 3 में कर रहा है। क्या ट्रैवल कर रहा है 1 2 3 में? अच्छा मैं वापस बता देता हूं, देखो क्या हो रहा है यहां पर आपके पास था पहले CH3, यहां पे C डबल बॉन्ड O और यहां पर CH इस तरीके से था। फिर क्या हुआ, फिर बाद में टॉटोमेरिज्म हुआ और आपके पास में कुछ इस तरीके का मॉलिक्यूल मिल गया, ठीक है। मतलब 1 2 एंड 3rd, तीसरे एटम पे ये वाला हाइड्रोजन ट्रैवल कर रहा है। क्या बात समझ में आ रही है? ये वाला हाइड्रोजन ट्रैवल कर रहा है, तो ये सिस्टम को हम क्या कहते हैं? ये सिस्टम को हम ट्रायड सिस्टम कहते हैं, और बताऊंगा। लेकिन यहां पर क्या है, यहां पे डायड सिस्टम की बात चल रही है। तो हाइड्रोसायनिक एसिड मतलब ये बात कर रहे हैं HCN की, HC ट्रिपल बॉन्ड N, ये क्या है? हाइड्रोसायनिक एसिड। अब HCN की जब बात ये कर रहे हैं तो यहां पर हो रहा है डायड वाला सिस्टम फॉलो। देखिए ये हाइड्रोजन यहां चला जाएगा, कैसे? देखो कार्बन, यहां पे डबल बॉन्ड, यहां नाइट्रोजन और यहां पर लगा हुआ है हाइड्रोजन, ठीक है। अब यहां पर क्या होता है, इस तरीके से एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है। अब ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड मतलब जो, अच्छा एक बॉन्ड दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बनता है, बोलो, ठीक है। अगर मैं कहूं कार्बन और कार्बन के बीच में एक बॉन्ड है तो इसमें दो इलेक्ट्रॉन्स की मौजूदगी है, दोनों आपस में शेयर हो रहे हैं। लेकिन जब ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स किसी एक ही व्यक्ति के होते हैं, या फिर हम कहेंगे शेयर नहीं किए जाते हैं, ये सिर्फ दिए जाते हैं, जैसे कि चॉकलेट है ना, ये चॉकलेट मैं किसी को ललचाने के लिए ऐसा हाथ में चॉकलेट होगी तो मैं बच्चे को कहूंगा ये देख मेरे हाथ में चॉकलेट है ना, तो मैंने ना ही उसे दी है ना ही वो अभी मेरे पास है, मैं बस उसे ललचा रहा हूं कि देख मेरे हाथ में चॉकलेट है। ऐसा ही नाइट्रोजन करता है यहां पर कार्बन के साथ। कहां गया? ये रहा, नाइट्रोजन कार्बन के साथ यही करता है। नाइट्रोजन के पास जो लोन पेयर होते हैं वो कहता है कि मेरे पास लोन पेयर है, ये देख लोन पेयर, ठीक है। तो ऐसा ये छल कपट करता है कार्बन के साथ, और इसी बॉन्ड को हम क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इसमें क्या होता है, इसमें शेयरिंग नहीं होती, इलेक्ट्रॉन्स की शेयर नहीं कर रहे आपस में दोनों, ये बस दिखावा कर रहा है, ये देख ये दो इलेक्ट्रॉन्स ये है मेरे, लेकिन थोड़ी देर के लिए तेरे को दे रहा हूं, ऐसा चल रहा है, ठीक है। तो यही चीज होती है। अब यहां पर आप देखेंगे जो हाइड्रोजन है ये ट्रैवल कर रहा है 1 एंड सेकंड एटम पर, राइट, सेकंड एटम पर ट्रैवल किया। देखो यहां पर नाइट्रोजन पे अब हाइड्रोजन लगा, तो इस पर्टिकुलर सिस्टम को हम क्या कहते हैं? डायड कहते हैं। क्या कहते हैं? डायड कहते हैं। इसे ट्रायड, इसे डायड। आइए अब ये पढ़ते हैं। हाइड्रोसायनिक एसिड इज एन एग्जांपल ऑफ डायड सिस्टम इन विच द हाइड्रोजन एटम, इसकी बात चल रही है, ऑसिलेट्स बिटवीन कार्बन एंड नाइट्रोजन एटम, कभी इधर तो कभी उधर, कभी इधर तो कभी उधर, बंदर के जैसे, ठीक है। तो इस तरीके से ये इधर उधर बंदर के जैसे कुदी मारता है, और यहां पर दो एटम्स के बीच यदि वो हो रहा है कार्बन और नाइट्रोजन तो उसे हम डायड कह रहे हैं। यदि ये तीन एटम्स के बीच कार्बन और ये ऑक्सीजन, इनके बीच यहां पर ये खेल रहा है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन क्या है? हाइड्रोजन हमारे केमिस्ट्री के बच्चे हैं, जिधर दम उधर हम, ठीक है। तो ये बच्चा कहीं भी जा रहा है, ये घूमे जा रहा है, अब कभी यहां से यहां जा रहा है, कभी यहां से यहां आ रहा है, कभी यहां से यहां जा रहा है, कभी यहां से यहां आ रहा है। तो इसे हम कहते हैं ट्रायड और डायड सिस्टम। डायड सिस्टम में बहुत ज्यादा एग्जांपल नहीं है, लेकिन ट्रायड में हम लोग कुछ एग्जांपल्स को डेफिनेटली पढ़ने वाले हैं। लेकिन उसके पहले एक बार इस पर नजर डाल दो, उसके बाद बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट ट्रायड सिस्टम, जो कि मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर दिया है। कीटो इनॉल सिस्टम, ये भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, एक बार फिर से मैं आपको बता रहा हूं। अ कीटोन एग्जिस्ट इन इक्विलिब्रियम विथ इट्स इनॉल टॉटोमर, मैंने आपको ये दोनों बताए हैं। द टू कंस्टिट्यूशनल आइसोमर्स आर टॉटोमर्स बिकॉज दे डिफर इन देयर लोकेशन ऑफ द डबल बॉन्ड। ये आपस में टॉटोमर्स का टाइप है क्योंकि ये डबल बॉन्ड की लोकेशन में फर्क दिखाते हैं। अलग कहां है? डबल बॉन्ड की लोकेशन में। एंड अ हाइड्रोजन, साथ ही में एक हाइड्रोजन, ठीक है। एग्जाम्पल मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, एक बार फिर मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। CH3, यहां पर C डबल बॉन्ड O, यहां पे है CH2 और यहां पे H, ठीक है।
ये क्या होता है यहां पर, ये हाइड्रोजन इधर, ये डबल बॉन्ड क्या करता है, एक H+ को ले लेता है और यहां पर हो जाएगा कुछ CH3 बॉन्ड, यहां पर C, यहां पर सिंगल बॉन्ड OH और यहां पे बन जाएगा CH2। ठीक है, तो ये क्या है, ये है कीटोन ग्रुप, ये है इनॉल। डबल बॉन्ड की पोजीशन पहले थी यहां, इसमें थी यहां। ठीक है, तो डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज हो रही है, साथ में यहां पे एक हाइड्रोजन था, ये वो कहां पे मौजूद है, यहां मौजूद है। तो आप देख सकते हैं हाइड्रोजन भी यहां पर अलग अलग जगह पे मौजूद है और साथ में डबल बॉन्ड ये भी अलग अलग लोकेशन पे दिख रहे हैं। और इन दोनों को हम क्या कहते हैं, टॉटोमर्स। ये क्या है, टॉटोमर्स हैं और बेसिकली पूरे मैकेनिज्म को हम टॉटोमेरिज्म कहते हैं। और अगर स्पेसिफिकली इसे कहना है तो हम इसे कहते हैं कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म। क्या कहते हैं, कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म हम इसे कहते हैं। ठीक है, तो एक बार फटाफट देखो, फिर बढ़ते हैं अगले एग्जांपल पे। नेक्स्ट, ये टॉटोमेरिज्म होने के लिए कुछ कंडीशंस जरूरी होती है। वो कंडीशंस अगर हो तो बढ़िया तरीके से टॉटोमेरिज्म होता है। क्या कंडीशंस है वो, For any compound to show tautomerism, the compound should have electron withdrawing group like C double bond O. इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग का मतलब क्या होता है, जो किसी से इलेक्ट्रॉन को खींच सके, किसी से इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचे। इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए वो। इलेक्ट्रोनेगेटिव यदि है वो तो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। इलेक्ट्रॉन को जब वो खींचेगा तो वो एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है। ठीक है, तो C डबल बॉन्ड O, NO2, C ट्रिपल बॉन्ड N, ऐसे कुछ एग्जांपल्स हैं यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप के जो कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर शो करते हैं। इसके बाद में कंपाउंड शुड हैव एटलीस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन, दैट इज हाइड्रोजन अटैच टू अल्फा कार्बन। ये क्या कह रहे हैं, अल्फा कार्बन क्या होता है भैया, देखो CH3 बॉन्ड C डबल बॉन्ड O और यहां पर CH3। ठीक है, ये रहा हमारा फंक्शनल ग्रुप। इस फंक्शनल ग्रुप के नेक्स्ट जो कार्बन है, मतलब इस फंक्शनल ग्रुप को अटैच जो कार्बन है, मैं इस कार्बन की बात नहीं कर रहा हूं, मैं ये एक फंक्शनल ग्रुप है C डबल बॉन्ड O, ये जो कार्बन है या फिर ये जो कार्बन है, इन पर हाइड्रोजन होना चाहिए और ये कार्बन को हम क्या कहते हैं, अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन, यदि इस अल्फा कार्बन पे एक अल्फा हाइड्रोजन मौजूद है तो ही ये चीज पॉसिबल है, मतलब टॉटोमेरिज्म पॉसिबल है। अगर अल्फा कार्बन पे अल्फा हाइड्रोजन मौजूद है तो ही ये चीज बन पाएगी, वरना नहीं हो पाएगा। क्या बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो ये दो कंडीशंस को एक बार पढ़ लो, नोट कर लो, उसके बाद बढ़ते हैं आगे। चलिए इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं टॉटोमेरिज्म के। तो सबसे पहला एग्जांपल इजी से शुरुआत करते हैं, यहां पे लिख रहा हूं मैं एग्जांपल्स। तो यहां पर देखिए CH3 बॉन्ड C डबल बॉन्ड O और यहां पे H, ये क्या है, अल्डिहाइड है। क्या ये टॉटोमेरिज्म शो कर सकता है? क्या दो कंडीशंस मैंने बताई थी कि एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होना चाहिए, क्या वो है? जी हां है, पहली कंडीशन टिक। दूसरी कंडीशन अल्फा कार्बन होना चाहिए। क्या अल्फा कार्बन है? जी हां, अल्फा कार्बन तो है, ये अल्फा कार्बन है, ये नहीं है। ठीक है, ये अल्फा कार्बन है। इस अल्फा कार्बन पे क्या अल्फा हाइड्रोजन है? जी हां, 3 हाइड्रोजन है, तो दूसरी कंडीशन भी टिक हो गई। ये दिखा सकता है टॉटोमेरिज्म। कैसे दिखाएगा, देखो यहां से मैं इसे CH2 कर रहा हूं और ये एक हाइड्रोजन यहां पे लिख रहा हूं, तो ये हाइड्रोजन यहां जाएगा, यहां से यहां, और आपके पास में टॉटोमेरिज्म होगा। कीटो इनॉल नहीं, ये अल्डो इनॉल हम इसे कह सकते हैं, अल्डिहाइड है ये। तो यहां पर होगा CH डबल बॉन्ड और यहां पे C डबल बॉन्ड O और यहां पे हाइड्रोजन। ध्यान रहे ये हाइड्रोजन के साथ मत खेल लेना। ठीक है, तो इस तरीके से ये एक एग्जांपल है। नेक्स्ट एग्जांपल यहां पे एक और ले लेते हैं हम लोग, एग्जांपल CH3 बॉन्ड C, यहां पर CH3, यहां पर होगा CH और यहां पर C डबल बॉन्ड O और यहां पर CH3। ठीक है, अब अल्फा कार्बन देखिए। अच्छा, फंक्शन ग्रुप है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, जी हां है, पहला कंडीशन टिक। दूसरा कंडीशन अल्फा कार्बन है, अल्फा हाइड्रोजन है, टिक। ये भी अल्फा कार्बन है और ये भी अल्फा कार्बन है, यहां से भी हो सकता है और यहां से भी माइग्रेशन हो सकता है। ठीक है, तो किस प्रकार कंपाउंड यहां पर बनकर तैयार होगा, तो ये देखिए CH3, यहां पर होगा कार्बन, यहां पे होगा CH3 डबल बॉन्ड, यहां कार्बन, यहां पे OH और यहां पर ठीक कर लेना इसे, कार्बन और ये OH रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट यहां पर होगा CH3, कुछ इस तरीके से। या फिर एक और चीज हो सकती है, अभी हमने
इस जगह से इस पर्टिकुलर अल्फा कार्बन को यूज किया था, मतलब अल्फा हाइड्रोजन को यूज किया था। अब हम इस अल्फा हाइड्रोजन को यदि यूज करेंगे तो किस प्रकार बनेगा स्ट्रक्चर, CH3 बॉन्ड कार्बन, यहां पे CH3, यहां पे होगा हाइड्रोजन, यहां पे C, यहां पे बॉन्ड OH और यहां पे लगेगा डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, तो ये वाला टॉटोमेरिज्म भी पॉसिबल है, ये वाला टॉटोमेरिज्म भी पॉसिबल है और इसका पॉसिबल है। ठीक है, तो ये बेसिकली कीटोइनॉल, हम लोग इसे कह सकते हैं कीटोइनॉल टॉटोमेरिज्म है। और भी कुछ एग्जांपल देख लेते हैं भाई रिंग के साथ। ये है एग्जांपल नंबर 3। तो यहां पर आप देख सकते हैं एक बेंजीन रिंग होगी। इस बेंजीन रिंग को यदि यहां पर OH लगा हुआ है तो क्या हो सकता है, देखो यहां पर कुछ इस तरीके से होगा डबल बॉन्ड O। ठीक है, मुझे बताइए कि यहां पर अल्फा कार्बन है, जी हां अल्फा कार्बन यहां भी है और अल्फा कार्बन यहां भी है। ठीक है, मुझे बताइए क्या यहां पे अल्फा हाइड्रोजन है, जी हां यहां पे 2 अल्फा हाइड्रोजन हैं और यहां पर भी 2 अल्फा हाइड्रोजन हैं। तो यहां पर टॉटोमेरिज्म हो सकता है क्या, जी हां बिल्कुल हो सकता है। तो क्या कंपाउंड बनेगा, ये देखो इधर डबल बॉन्ड और यहां पे OH, इस तरीके से, इसे भी हम कीटोइनॉल ही कहेंगे। ठीक है, अब एक और एग्जांपल देखते हैं भाई, 4th एग्जांपल। यहां पर लगा है डबल बॉन्ड O, यहां पर लगे हैं 2 CH3। क्या अल्फा कार्बन है, जी हां यहां पे अल्फा कार्बन है और यहां पे अल्फा कार्बन है। ठीक है, अब क्या इस अल्फा कार्बन पे अल्फा हाइड्रोजन हैं, जी हां यहां पे है लेकिन यहां पे नहीं है। क्यों, क्योंकि यहां पे इस पर्टिकुलर कार्बन ने 1 2 3 और 4 बॉन्ड बना लिए, यहां पे 2 हाइड्रोजन मौजूद है। ठीक है, तो यहां पर टॉटोमेरिज्म जी हां हो सकता है। और किस तरीके से दिखेगा आपका नया कंपाउंड, आइए देखें। यहां पर डबल बॉन्ड, यहां पर होगा OH और इधर 2 अल्काइल ग्रुप्स यानी कि CH3। ये रहा, इसे भी हम कीटोइनॉल टॉटोमेरिज्म कहते हैं। एक और एग्जांपल, चलिए आप बताइए मुझे कमेंट बॉक्स में फटाफट बताइए कि क्या यहां पर कीटोइनॉल टॉटोमेरिज्म पॉसिबल है या फिर नहीं। बताइए फटाफट कमेंट सेक्शन में बताइए, उसके बाद देखते हैं इसका आंसर। चलो भाई हो गया, आंसर लिख दिया कमेंट सेक्शन में सबने, फटाफट लिखो, टाइम दे रहा हूं। लिखना है, मैं खुद जाकर चेक करूंगा आपके आंसर्स वहां पर, तो आंसर्स आपको जरूर लिखने हैं। चलो लिखो फटाफट, बताइए क्या पॉसिबल है या फिर नहीं। चलिए बता दूं, तो यहां पर अगर हम बात करें टॉटोमेरिज्म की, तो यहां पर टॉटोमेरिज्म बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। टॉटोमेरिज्म यहां पर नहीं होगा। क्यों, क्योंकि अल्फा कार्बन तो है लेकिन अल्फा हाइड्रोजन यहां पे मौजूद नहीं है। ये बीटा कार्बन है, यहां के हाइड्रोजन्स का कोई काम नहीं, कोई लेना देना नहीं। ठीक है, तो ये नहीं करेंगे टॉटोमेरिज्म शो। क्या बात समझ में आ रही है, क्या रीजन है इसके पीछे, नो अल्फा हाइड्रोजन्स। ठीक है, अल्फा हाइड्रोजन्स यहां पर प्रेजेंट नहीं है, इसी कारण यह टॉटोमेरिज्म शो नहीं करेगा। क्या बात आपके खोपड़िया में एकदम बढ़िया से घुसी है, किस तरीके से हम यहां पर टॉटोमेरिज्म देख रहे हैं। एग्जांपल्स मैंने भरपूर दे दिए हैं, एक बार देख लो, इसे नोट कर लो, उसके बाद बढ़ते हैं आगे। फॉर मोस्ट कीटोन्स द इनॉल टॉटोमर इज लेस स्टेबल देन द कीटोन वाला टॉटोमर। मतलब ये क्या कह रहे हैं, देखो मैं बताता हूं। ये कह रहे हैं कि अगर आपके पास में यहां पर CH3 बॉन्ड C डबल बॉन्ड O और यहां पर CH3 मौजूद है और आपने इसमें टॉटोमेरिज्म कर दी और आपके पास में कुछ इस तरीके से मिल गया CH3 C डबल बॉन्ड O और यहां पे CH2। ठीक है, यहां पे डबल बॉन्ड O नहीं आएगा, यहां पर आएगा आपका बॉन्ड OH। ठीक है, ये अब ये क्या है, ये है इनॉल। ठीक है, अब ये क्या है, यहां पर ये है कीटो। तो कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म जो हो रहा है, तो ये जो कीटो है ये यहां पे ज्यादा स्टेबल होता है, जाहिर सी बात है, एज कंपेयर टू दैट ऑफ इनॉल। यही ये कह रहे हैं, फॉर मोस्ट कीटोन्स द इनॉल टॉटोमर इज लेस स्टेबल। ये क्या है, लेस स्टेबल है, यहां पर लिख देते हैं भाई, ये क्या है, ये लेस स्टेबल है।
इसीलिए लगभग ये जो कीटो है ये 99% केसेस में पाया जाता है और ये जो इनऑल है ये केवल 1% केसेस में पाया जाता है। क्या बात समझ में आ रही है, बोलो। ठीक है, नेक्स्ट फॉर एग्जांपल an aqueous solution of acetone exists as an equilibrium mixture of more than 99.9% कीटोन। अच्छा 99.99 है, चलो 99.99, ओहो 99.99 इतना ले लो कीटोन टॉटोमर्स एंड लेस देन 0.1% ऑफ इनॉल टॉटोमर। तो भैया और भी कम है, हम तो सोच रहे थे उससे ज्यादा कम है यहां पर। ठीक है, 0.1% लगभग इतना इनॉल टॉटोमर यहां पे मिलता है। ठीक है, तो बेसिकली ये चीज भी आपको पता होनी चाहिए कि ज्यादा स्टेबल कौन सा है, कम स्टेबल कौन सा है। जब बात हो रही है यहां पर एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ एसीटोन की, मतलब इसी की बात हो रही है तो इन केसेस में ये लेस स्टेबल है और ये ज्यादा स्टेबल पाया जाता है। क्या बात समझ में आ रही है? एक बार फटाफट इसे देख लो, उसके बाद बढ़ते हैं आगे। अच्छा, यहां पर एक चीज और नोट करने के लिए जो मैंने यहां पर लिखी है, इसे नोट में आप लोग लिख लेंगे। यह है नोट करना है क्या? द ग्रेटर स्टेबिलिटी ऑफ कीटो फॉर्म देन इनॉल फॉर्म इज ड्यू टू द ग्रेटर स्ट्रेंथ ऑफ द सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप। ये जो सी डबल बॉन्ड ओ है ये ज्यादा स्ट्रेंथ इसमें होती है, ज्यादा स्टेबल ये होता है। क्यों? क्योंकि स्ट्रेंथ ज्यादा है इस बॉन्ड की, सी और ओ, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का जो बॉन्ड है ये ज्यादा स्टेबल है। 361 किलो कैलोरी पर मोल यहां पर इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ हम कहेंगे, एज कंपेयर टू सी डबल बॉन्ड सी का बॉन्ड स्ट्रेंथ है यहां पर 343। डिफरेंस आप देख सकते हैं, 361 और यहां पे 343 किलो कैलोरी पर मोल। तो दोनों के बीच में डिफरेंस है अच्छा खासा, और इसी कारण सी डबल बॉन्ड ओ यानी कि जो हमारा कीटोन ग्रुप होता है ये यहां पे ज्यादा स्टेबल हो जाता है एज कंपेयर टू दैट ऑफ द ईन ग्रुप। इसी कारणवश ज्यादातर मात्रा में, ज्यादा परसेंटेज में आपको कौन मिलता है? आपको कीटो ग्रुप मिलता है और ईन ग्रुप नहीं मिलता है। ये एकदम आसान सी बात आपके खोपड़िया में घुस जाए तो इसे नोट कर लो, उसके बाद बढ़ते हैं आगे।